आज की हमारी कहानी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉस्टिस्ट के ऊपर है जो मॉन्स्टर को मारते मारते गलती से अपनी होने वाली वाइफ से मिल गया। कहानी की शुरुआत में हम लोग को जापान में हुआ 2 साल पुराना एक इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे खूनम खून हो रखा होता है। काफी सारे लोग मरे होते हैं, इवन हमारे मेन कैरेक्टर के दिल के करीबी कुछ लोग मारे जाते हैं। हमारे लौंडे का नाम रोकुरु है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉस्टिस्ट भी है, जिसे हम इस सीरीज में जादूगर बोलेंगे। हमारा भाई जिसकी इतनी फूटी किस्मत है कि वो अपनी पूरी क्लास में हर किसी एक लड़की को पूछ चुका कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगी, उसे हर बार बस रिजेक्शन ही मिला है, जिसकी वजह से भाई को अब खुद पे शक होने लगा है। और एक और लड़की से रिजेक्ट होने के बाद अपना भाई भागते हुए जाता है और टकराता अपनी दोस्त मायू से। वो मायू से पूछता है कि क्या उसका जिंदगी में कुछ होने भी वाला है, और मायू होती है उसकी बिल्कुल सच्ची वाली दोस्त, तो उसे बोलती है कि नहीं तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हमारा भाई मन ही मन कहता है इसने भी अपनी औकात दिखा दी। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाई जाती है एक और लड़की जिसका नाम होता है बिनियो। बिनियो ट्रेन से ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट सारी बंद हो जाती है। सब लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन तभी खिड़की से हमें देखने को मिलता है कि वहाँ बाहर कुछ मॉन्स्टर्स हैं। पूरे के पूरे ट्रेन में हलचल मच जाती है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन बिनु वहाँ पे शांति से बैठी रहती है। नहीं वो अंधी या बहरी नहीं है। जैसे सभी लोग बाहर निकले ट्रेन से, वो बाहर निकलती है, वो अपने एक जादुई पत्ता निकालती है। जानता हूँ इसे कुछ और कहते हैं, लेकिन तुम ऐसे ही समझ लो जादुई पत्ता। वो जादुई पत्ता एक दूसरी दुनिया में लोगों को ले जाता है। वो जादुई पत्ता असल में और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का गेट था जिसके अंदर जो भी जाएगा वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएगा, और वहाँ पे इन मॉन्स्टर को मारने का सबसे आसान तरीका है वो। इससे रियल वर्ल्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी हमें जो बने हुए होती है वो अपना आर्मर पहन लेती है और डीमन से उपयोग करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। वहाँ पे कई मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को खाने पे लगे होते हैं कुछ, और जो कुछ होते हैं वो हमारी बहनों पे हमला कर रहे होते हैं, जिन्हें हमारी बहनों काफी आसानी से हरा देती है और सबको कार पाड़ देती है। बहनों के पास डबल एज स्वॉर्ड होती है और सभी मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से संभाल लेती है। हालांकि ऐसे जमीन से धप्पा करने वाले मॉन्स्टर्स को छोड़ के हमारी बहनों जानबूझ के नीचे की तरफ गिरती है और अपने एक और जादू पत्ता यूज करती है। बहनों बस बची जाती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर आता है, इनसे हवा से ही उठा ले जाता है। क्या मतलब चील हरण हो रहा है इसका। लेकिन बहनों जो होती है काफी ज्यादा ताकतवर होती है और एक को जादू पत्ता निकालती है और उस मॉन्स्टर पे लगा देती है, जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वो फट जाता है एकदम से और हमारे बहनों नीचे गिर जाती है। हमारी बहनों जो होती है वो सामने वाले डीमन को तो खत्म कर देती है, लेकिन इतनी ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ने के बाद हमारी जो बहनों होती है वो धीरे धीरे बेहोश होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो जमीन पे गिरना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो गिर रही होती है हमें दिखाया जाता है हमारे लॉर्ड को जो कि ब्रिज के पास होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा फूटी क्यों है। लेकिन तभी ऊपर से पोर्टल खुलता है, हमारी बेनोज होती है नीचे गिरने को हो जाती है, लेकिन हमारे भाई को उसको देखते ही प्यार हो जाता है, वो सीधे कूद जाता है उसकी तरफ बिना ही सोचे कि डबल सुसाइड है। हालांकि भगवान की कृपा से दोनों के दोनों बच जाते हैं, लेकिन हमारा भाई हाफते हाफते थक ही नहीं रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने बेनोई है जो कि कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन बेनियो जो है बिल्कुल एक सिग्मा लड़की है, वो सीधे एक पर्चा निकालती है और हमारे रोको रोको देती है और कहती है मैं कोई जगह पे ले जाओ। हमारे लोग जो उस पर्चे को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल एक बिकासी ड्राइंग वाला मैप है जिसपे एक स्टार बना हुआ है। हमारा भाई बिनू को वहां पे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड उसके साथ चलना शुरू कर देता है। हमारा लौंडा बिनू के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी काम की नहीं रहती क्योंकि वो बोलती ही नहीं कुछ। लेकिन रास्ते में चलते चलते हमारा भाई यही भूल जाता है कि है कहाँ पे वो, और वो भटक जाता है, इसलिए अपने भाई को बिनू को खिलाना पड़ती है कुछ चीज। हालांकि हमारे भाई को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो उसके बाप का खा रही है। हमारा भाई और वो जो लड़के होते हैं जा रहे होते हैं रास्ते में, तभी एक उन्हें छोटे भाई और बहन दिखते हैं और साथ ही साथ मॉन्स्टर की एक आवाज। वो लोग समझ जाते हैं कि भैया कुछ तो मैटर हुआ है एंड वो पीछे देखते हैं कि वो बच्चे तो गायब हो गए। बिनु फिर से अपने जादुई दरवाजा लाती है एंड दोनों के दोनों उस चीज के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी बिनु और हमारे रोकुरो दोनों पहुंच जाते हैं दूसरी दुनिया में, और हमारा भाई पहचान जाता है कि ये भी एक एग्जॉर्सिस्ट है। हमें छोटे भाई बहन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो उसका भाई होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड होता है और अपनी बहन को वहां से भागने के लिए कह रहा होता है, और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उसकी बहन को बस खाने वाला होता है। लेकिन हमारी बिनु जो होती है उसको मार देती है एंड उसके बाद फिर से अपनी फॉर्म में आ जाती है एंड सबको सभी डीमंस को मारने शुरू कर देती है। हमारा भाई ये देख के काफी ज्यादा शौक होता है कि एक लड़की भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इवन वो ये भी देखता है कि ये जो लड़की है इसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे भाई ने अभी तक कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की नहीं देखी है अपनी पूरी जिंदगी में, एंड वो काफी ज्यादा इसे देख के शौक भी होता है। लेकिन तभी हमारे भाई को वो 2 साल पुराना वाला इंसिडेंट याद आता है एंड वो काफी ज्यादा डरने भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो बिनो होती है वो सभी डीमंस या फिर यूं है कि उन सबको मारने लगती है और अपने जादुई पत्तों का भी इस्तेमाल करती है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, ताकि वो और भी ज्यादा स्पीड में इन सबको खत्म कर सके। हमारी बिनो उन पे फिर से अटैक करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक सभी डीमंस को अपने एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव का यूज करके सभी डीमंस को बिल्कुल जिनुत्सु की तरह ठंडा गॉड स्पीड में मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है वो सोच होता है लगता है इसको भी पिटाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बिनो होते हैं वो सभी डीमंस को मारने लगती है एक के बाद एंड सभी को एक ही बार में खत्म कर देती है। मैटर को खत्म करने के बाद हमारी जो बिनो होते हैं वो जाते हैं उस लड़के के पास, अपना एक और जादुई पत्ता निकालती है और फिर हीलिंग स्पेल का यूज करती है, और उस हीलिंग स्पेल का यूज करने के बाद हमारा जो लड़का होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो भाई बहन उसे थैंक यू कहते हैं और हमारा तभी पीछे से लौंडा आता है जो कि उसे कहता है वाह क्या बात है, और बिनो की तारीफ करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बिनो कहती है आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, और हमारा भाई कहता है तुम ही मेरे को यहाँ खींच के लाई हो। तभी धरती कांपने लग जाती है और वहां से निकलता है जमीन फाड़ गई अफ्रीका का स्पाइडर। वो
स्पाइडर इतना बड़ा होता है कि वो लड़की के मुंह से बस यही निकलता है, इतना बड़ा। बिनू हमारे लौंडे को कहती है बच्चों का ध्यान रखना एंड उसके बाद चली जाती है अटैक करने, पर हमारे लौंडे की तो फट रही होती है वहीं पे। हमारी बिनू जो होती है वो अपना आर्मर पहन लेती है और फिर से अटैक करना शुरू कर देती है। बिनू जैसे उस स्पाइडर के हेड पे अटैक करने जाती है वो उसे पीछे फेंक देता है। तभी रोगुरु बिनू के पीछे आता है, उससे बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो ये, और बिनू से कहती है हमें डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो हमारे भाई को उसका एक जादुई पत्ता भी देती है और कहती है इसका यूज करके यहाँ से निकल जाना बाहर। हमारा भाई सोचता है ये पागल वागल तो नहीं हो गई है, क्योंकि इतने बड़े स्पाइडर से लड़ना इसके लिए नामुमकिन के बराबर है। बिनू से कहती है भले कुछ भी हो जाए उसे उसे हराना तो पड़ेगा, भले उसकी कितनी भी फट रही हो। रोगुरु उसे कहता है अरे हमारे साथ भाग जाओ ना, लड़ने की क्या होता है। बिनू से कहती है लाइन मारना बंद कर, निकल जाए यहाँ से अब। वैसे भी मैं एक एक्सोर्सिस्ट हूँ, तो मेरे को यहाँ से निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, मेरा काम ही है इन लोगों को मारना। और इतना कहने के बाद वो चले जाती है और साउथ अफ्रीका से आए हुए स्पाइडर पे हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि वो जो स्पाइडर होता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है और जो भी हमारा हमला बिनू उस पर करती है वो किसी काम का नहीं रहता है, भले वो अटैक कितना भी पावरफुल हो। हमारी बिनू उस पर अपना सबसे स्पेशल अटैक भी यूज करती है, लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है वो किसी काम का नहीं रहता उस मोटे से स्पाइडर पे, जो कि कद्दू जैसा हो रखा होता है। जब भी हमारी बिनू पे हमला करता है वो उसे सह नहीं पाता, उसका आर्मर भी टूटने को होता है, लेकिन वो एक लास्ट बार एक और पावरफुल अटैक करती है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एंड वो उसको बिल्कुल दीवार की तरफ फेंक देती है उस अटैक को यूज करने के बाद। हालांकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है कि हमारी बिनू का भी आर्मर टूट जाता है एंड वो खून खून हो रही होती है। हमारी बिनू का स्टेमिना खत्म हो जाता है एंड वो अपने जादू पत्ते को यूज करने की सोचती है। हालांकि जब उसे पता चलता है उसके पास एक भी पत्ता नहीं बचा है तो वो अपनी डेथ को स्वीकार कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे रोकुरु आ जाता है उसके सामने और कहता है अब तुम देखोगी एक असली मर्द की शक्ति। बिनू उसे कहती है सामने से हट जाओ, तुम्हें मार देगा वो। बिनू कहता है तुम दोनों की और इतना कहने के बाद वो अपने एक पत्ता निकालता है और कहता है पीछे हट जाओ, क्योंकि अब दो मर्द लड़ने वाले हैं। हमारा रोकरू जब लड़ने जा रहा होता है उसे अपनी पास की बातें भी याद आती है जब वो किसी को भी नहीं बचा पाया होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है उस बात के लिए। लेकिन तब वो अपने उस जादुई पत्ते का यूज करता है और वो जादुई पत्ता कमाल दिखाता है और हमारे भाई के हाथ को बिल्कुल अंगार से भर देता है, बिल्कुल ही टोडो रोकी के हाथ के रहा जो कि बिल्कुल ही आगम आग हो रहा होता है। लेकिन तभी बिनो पीछे से सोचते कि क्या ये बंदा भी एक एग्जॉर्सिस्ट है, और तभी हमारा जो रोकुरू होता है वो अपनी शक्तियों का यूज करता है, वो एक ऑल माइट की तरह एक पंच पेलता है उस मोटे से कद्दू को। वो अपने एक पंच से उस मोटी सी बॉल को फाड़ देता है और इस चीज को देखने के बाद हमारे बिनु सोचती है ओ माय गॉड। वो सोच रही थी कि क्या सच में इस बंदे ने बस एक पंच से उस मोटे से कद्दू को हरा दिया। अब लड़की को इंटरेस्ट आता है तो वो हमारे भाई के पास आती है, उनसे बोलते हैं कि आखिर तुम ज्यादा पावरफुल कैसे हो। रोकुरू काफी ज्यादा सैड होता है, वो बोलता है ये शक्ति नहीं श्राप है। हमारा भाई बिनु को बोलता है कि देखो तुमने आज भी जो भी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि वो दोबारा कभी नहीं होने वाला, वो कभी भी एग्जॉस्ट की दोबारा जॉब नहीं करने वाला। आखिर इतनी घटिया जो जॉब है ये। तभी जो बिनु होती है वो उसके पैरों पे मारती है और कहते हैं चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, और अपने जादू पत्ते का इस्तेमाल करके वो लोग बाहर निकल जाते हैं। वही बाहर अपनी रियल दुनिया में आके बीच सड़क पे लोग तमाशा शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जो हमारी बीवी होती है वो हमारे भाई को कहती है रोको रोको कि उसको उसकी जरूरत नहीं थी, वो अकेले उस मॉन्स्टर को हरा सकती थी। हमारा रोकुरू से बोलता है अच्छा बेटा फालतू बोलेगी, तेरे को पता नहीं शायद कि मैंने तेरे को बचाया है, तुम उस जीवन को कभी हरा ही नहीं सकती थी। तभी जो बिनु होती है बात को खत्म करती है और कहती है चलो ठीक है देखते हैं शायद हम दोबारा मिले कभी। दोनों अपने अपने रास्ते चलाते हैं। तभी हमारे भाई को याद आता है कि उसका जो बैग है वो तो उसी नदी में गिरा हुआ अभी। हमारे भाई का दिमाग का गड़गोबर हो चुका है, क्योंकि वो बिनु से इतनी देर से लड़ ही रहा था एंड उसे याद आता है कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए उस लड़की पे। इतना दिमाग खराब होने के बाद हमारा भाई जो होता है वो वापस जाता है, अपने बैग लेके आता है। जैसे ही घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके मास्टर और जितने भी उसके सीनियर्स थे वो सभी के सभी बिनु की खातिरदारी कर रहे हैं, और उसके मास्टर उसे बताते हैं कि ये अब से यहीं पे रहने वाली है और ये भी एक जादूगर या फिर कहेंगे एग्जॉस्ट्रिस्ट है। हमारा भाई जो कि उसे मनी मन गालियां दे रहा होता है वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी बिनु से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है जो हमारे भाई को मारती है, और इस चिड़िया का नाम है कीना, जो कि एक पोकेमोन से कम नहीं लग रहा। हमारे भाई का बीपी हाई हो चुका होता है और कहता है अबे भाई मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कर लो बकवास। हमारा भाई रूम में आता है और बढ़िया सा सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह ये लड़की आ जाती है और जो कि हमारे भाई को उठाने के चक्कर में उसे मारने की हरकतें करने लग जाती है। हमारा भाई बिनो को कहता है आखिर तुम एक कमरे में क्या कर रही है, निकल यहाँ से। तभी दोनों थोड़ी सी बात करते हैं, जहाँ पे हमारी बिनो जो होती है हमारे भाई को कहती है कि कल जो उसे शक्तियां देखी कसम से अनबिलीवेबल थी, और वो हमारे रोकुरु के साथ दोबारा उस दुनिया में जाना चाहती है जहाँ पे वो दोनों साथ में फाइट कर सके। हमारा भाई उसे मुंह पे रिजेक्ट बोल देता है और कहता है निकल जाए यहाँ से, उस खचड़ी दुनिया में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो लड़की उसे ब्लैकमेल करने शुरू कर देती है और हमारा भाई उसे धक्के मार के बाहर निकालता है और बिनो को कहता है अबे जाना, तेरे ऐसे बहुत देखे हैं। और हमारा भाई बिनो को कह देता है कि वो दोबारा एग्जॉर्सिस्ट कभी नहीं बनेगा। वहीं तभी बिनो जो होती है अपनी सीनियर से बात करती है और तभी वो लोग निकल जाते हैं एक मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन आधों के तो उस मॉन्स्टर को देखते ही फट जाती है, जो कि इतना ज्यादा मेंढक जैसा होता है। सीनियर तो पीछे हट जाता है, लेकिन हमारे बिनो कहती है वो इसे अकेले जाके हराएगी। बिनो चली जाती है, उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो अपने जादुई पत्तों का इस्तेमाल करती है और भी ज्यादा पावरफुल होते हुए उस पर अटैक करना शुरू करती है। हमारी बिनो तो उस पर अटैक कर रही होती है, साथ ही साथ वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी उस पर अटैक कर रहा होता है। हालांकि जो हमारी बिनो है वो अपने फुल पावर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे जल्दी मार नहीं पा रही होती है, धीरे धीरे अटैक कर रही होती है। लेकिन जब उस मॉन्स्टर को मार रही होती है उसे पता चलता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना वो पुराने वाला मॉन्स्टर था, यानी वही
अफ्रीकन स्पाइडर। उसे पता चलता है कि वो अभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना हमारा रोकुरो था, और उसे वो प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपने भाई को दिया था कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्ज़ॉर्सिस्ट बनेगी। लेकिन असल में उसके बीच रास्ते में आ रहा है रोकुरो, जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, और उसे भी पता है वो उसके लेवल के अभी तक है भी नहीं। बेनो उस मॉन्स्टर को मार देती है और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं वो लोग। वहीं बाहर निकलने पे हमारी जो बेनो होते हैं वो जब जा ही रहे होते हैं, तभी उसके पीछे उसके सीनियर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी रोकुरो को फाइट करते हुए देखा है? एंड बेन्यो बताती है हाँ बिल्कुल, हाल में उसने एक स्ट्रॉन्गेस्ट मकड़े को हराया है। वो सीनियर बेन्यो को बताता है कि असल में 2 साल पहले हमारा भाई यानी रोकुरो यहाँ पे आया था और तब से उन लोगों के साथ रह रहा है, लेकिन हमारे भाई के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से उसने इस जॉब को करना ही छोड़ दिया। वही हमें दिखाया था मैं रोकुरो को, जो कि सोच रहा होता है कि भैया अब नहा लेता हूँ थोड़ा। जैसी बाथरूम में घुसता है उसे दिखती है बेन्यो वो भी नहाती हुई। फिर क्या होना होता है, दोनों के बीच में फिर से किचपिच शुरू हो जाती है और हमारा रोकरू उससे बचते हुए भाग रहा होता है। लेकिन जब वो भाग ही रहा होता है वो एक बंदे से टकराता है और सोचता है ये क्या इंसान है, ऐसा लग रहा है कि इसकी आत्मा इसको छोड़ के चली गई, खाना नहीं बल्कि हवा खाता होगा। ऐसा बोलते ही उसके मास्टर से कहते हैं अभी के अभी माफी मांगते को पता नहीं है ये है ये मास्टर की भी मास्टर है। इस बंदे का नाम है अरीमा, जो कि सभी एग्जॉर्सिस्ट का हेड है। एंड ये हमारे रोकरू के मास्टर को कि जल्द से जल्द शाइन पे आना, वहाँ पे मेरे पास एक गुड न्यूज है जो कि सबको बतानी है। वही अगले दिन हम लोग को दिखाया था वो सारे के सारे लौंडे पहुंच जाते हैं शाइन में, जहाँ पे उनके जो मास्टर होते हैं एक सीक्रेट डोर खोलती है और वहाँ पे एक अलग सी सीढ़ियाँ निकल आ जाती है बेसमेंट के लिए। ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। इन लोगों को दिखता है एक बड़ा अरीना जैसे हॉल, जहाँ पे काफी सारे एग्जॉर्सिस्ट होते हैं। सभी एग्जॉर्सिस्ट जो होते हैं वो हमारे बिनोद से मिलने आ रहे होते हैं और उसका हाल चाल पूछे होते हैं। तभी ऊपर से हमारा जो अरीमा होता है वो अनाउंस करता है कि अब कीगिरा के साथ हमारी जो लड़ाई है वो खत्म होने वाली है और अब हर जगह शांति शांति होने वाली है, क्योंकि अब भगवान के दिए हुए यहाँ पे लौंडे आ चुके हैं। कहने का मतलब कुछ लेजेंडरी एग्जॉर्सिस्ट जिनके पास इतनी शक्ति है कि वो सभी के सभी डीमंस को मार के एग्जॉर्सिस्ट और डीमन के बीच की जो जंग है ये खत्म कर देंगे। अब भाई ये स्पीच ऐसी दी होती है कि भाई सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, कौन है फिर आखिर वो बंदे, या फिर कौन है आखिर वो लेजेंडरी लोग। तभी जो अरीमा होता है वो बेन्यो को बुला देता है स्टेज पे। सभी लोगों को लगता है कि वो लेजेंडरी वॉरियर और कोई नहीं बल्कि हमारी बेन्यो ही होगी। तब जो हमारा अरीमा होता है वो हमारे लोंडे कुरुको को भी बुला देता है ऊपर। सब लोग सोचते हैं आखिर ये कौन बंदा है, वे ये तो नया लग रहा है, इसके बारे में तो सुना भी नहीं हम लोगों ने। जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं हमारा लोंडा अरीमा से बोलता है कि असल में उससे कोई गलती हो रही है, लेकिन अरीमा कहता है अरे कोई गलती नहीं है। अरीमा बताते हैं असल में बेन्यो जो है वो वेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और हमारा रोकू ईस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी एक दूसरे सोच रहे होते हैं कि आखिर हमने तो इस बंदे के बारे में सुना ही नहीं है। और अरीमा बताता है कि अभी दोनों के दोनों हम सभी को अपनी अपनी पावर्स को शो करने वाले हैं, वो भी अपनी लिमिट को क्रॉस करके अपनी सारी शक्तियां लगा के जैसे ये एक दूसरे को मारने वाले होंगे। रुको अरीमा को साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि वो नहीं लड़ने वाला। लेकिन हमारी जो बेन्यो होती है वो अपनी तलवार निकाल देती है और इतनी जल्दी अपने डैगर निकालती है जैसे भाई उसको बरसों से इंतजार हुआ इस मैच का। इससे पहले हमारा भाई कुछ बोलता है अरीमा से, वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है एंड हमारा भाई जो होता है डॉज करना शुरू कर देता है। हमारा भाई बार बार बोलता है कि वो नहीं लड़ने वाला नहीं लड़ने वाला, लेकिन ये लड़की सुनती कहाँ है, ये बस अटैक कर रही होती है अटैक कर रही होती है, लेकिन अपना भाई बस डॉज कर रहा होता है। भी उन्होंने एक पल के लिए हमारे भाई की स्वेटर या फिर कहीं जो उसने पहना होता है उसे फाड़ भी देती है, लेकिन हमारा भाई कहता है उसे नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना, और बेनियो को भी रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की रुकती कहाँ है। बेनियो हमारे लौंडे को कहती है कि अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो, लेकिन हमारा भाई साफ साफ मना कर देता है और बेनियो से एक किक मार के वहां दूर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी क्राउड वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये कितना था वीक बंदा है, वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी अरीमा जो होता है बेनियो को कहता है और ज्यादा कोशिश करो, ऐसे तुम उसके साथ बैटल नहीं कर पाओगी। और अरीमा जो होता है वो हमारे भाई को कहता है कि यही एक वो कारण था जिसकी वजह से तुम अपने सारे दोस्तों को खो चुके हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि तुम लड़ भी नहीं सकते। और उसके दोस्तों की बेइज्जती करने के बाद हमारा जो रोकुरू होता है वो अपनी पाव को एक्टिवेट कर लेता है और अरीमा की तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बीच में हमारी लड़की आ जाती है और कहती है ऐसे कैसे, और सीधा अटैक करना शुरू कर देती है हमारे भाई की तरफ अपने डबल एज स्वॉर्ड के साथ। बिनो जो होते हैं वो अपने फुल फॉर्म में होते हैं और अटैक करते हैं, लेकिन अपना भाई उसे बस एक मुक्का मारता है, वो कहीं दूर जाके गिरती है। हमारा भाई का बिनो के साथ कोई लेन देना था भी नहीं, वो बस अमीना को मारना चाहता है, लेकिन ये बिनो के अंदर बहुत ही बड़ा कीड़ा है भाई, ये बस लड़ने को हो रही होती है। और तभी हमारा भाई जो होता है उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपनी पाव का यूज करता है और वो बाकू को जैसे फायर वाली बुलेट का यूज करता है और हमारी बिनो उसके एक भी अटैक को ढंग से रोक नहीं पा रही होती है। तभी अपना भाई उसको बिना कुछ सोचे समझे एक मुक्का पेड़ता है, लेकिन बिनो जो होती है अपने एक स्पेशल और एक्टिवेट कर लेते हैं जिसकी वजह से भाई दूर जाके गिरता है और अपनी जो बिनोई होती है वो हमारी रोको रोको तरफ उसे मतलब उठने भी नहीं देती है एंड बस हमला करने पे लगी होती है बिल्कुल ही हमारी जिनोत्सु की स्पीड पे। क्या मतलब यही है फीमेल जिनोत्सु। इस लड़की के ऐसे ड्रामे देखने के बाद वो जमीन पे एक मुक्का मारता है और एक दीवार बना लेता है, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं रुकती और एक बार फिर से अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक करने जाती है और हमारा भाई भी अपनी फुल पावर के साथ उस पर एक तरफ अटैक करता है, लेकिन इससे पहले उन दोनों की पावर्स कोलाइड करती है। हमारा अरीमा जो होता है दोनों की पावर को नल कर देता है। तभी हमें अमीरा जो होता है हमारे डोकुरो के पास जाता है, उससे बोलता है कि मेरे को माफ कर देना, मैं तुम्हारे दोस्त को गलत बोला, लेकिन मैं बस तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को जगाना चाहता था और कुछ नहीं। और तभी जो अमीरा होता है वो सबको बताता है कि असल में यही दो वो लड़के हैं लड़की हैं जो भगवान के बच्चे यानी कि मीको को इस दुनिया में लाने वाले हैं। मतलब सही समझे, इन दोनों को शादी करनी होगी और दुनिया की पीस के लिए इन लोगों को एक बच्चा करना पड़ेगा जो कि असल में मीको होगा, और वो बच्चा बड़े होके सारे के सारे डीमंस को मार देगा एंड ऑफ कोर्स इन लोगों की जिंदगी पीसफुल हो जाएगी। पोस्ट लड़ा के बाद हमारा लौंडा और बेनियो जो होती है वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दो
नमूने आते हैं और कहते हैं हाँ भाई रोको रो, अब तो तेरा सीन सेट है यार। लेकिन तभी बिनोज होते हैं वो शादी के लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल भी किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं करूंगी जो एक एग्जॉस्टिस्ट नहीं बन सकता। और अब लगता है कि रिश्ता टूट गया। वही जब वो नमूने जो होते हैं हमें रोको रो को काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रियो आता है और कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो और तुम रोको रो, तुम और बेन्यो अब एक ही स्कूल में जाने वाले हो तो उसका ख्याल रखना। तब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बेन्यो होती है उसे क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और हमारा रोकरू बोलता है अबे यार ये भी आ गई। अपना भाई उससे काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन किस्मत वाली बात यह है कि वो उसके ही बाजू में आके बैठ जाती है। वहीं लोगों की अब स्कूल स्टोरी शुरू होती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन तीनों को, रियो, शिन और शुकी जो होता है वो आए होते हैं कुछ डीमंस को मारने के लिए और अपना काम कर भी रहे होते हैं। इवन अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन असल में वहाँ पे काफी सारे डीमंस होते हैं जिन्हें एक साथ मारना नामुमकिन के बराबर होता है। वहीं हमें मायू को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, और दोनों को दोनों ही सोच रहे होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है बेन्यो को जो कि छत पे खा रही होती है अपना खाना, और जब अपने वो खाना एंजॉय कर रही होती है उसे एकदम से सेंस होता है एक बड़े डीमन की। तभी से शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे रियो को जो कि लड़ रहा होता है डीमन से, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ा डीमन आ चुका होता है। शिनशुकी और रियो जो होते हैं वो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन वो किसी और को हेल्प के लिए बुलाना भी नहीं चाहते। हालांकि बिन्यो जो होते हैं वो सब अपना सामान उठा कर निकल चुकी होती है वहां से। रुको उससे पूछता भी है कि कहाँ जा रही हो, एंड वो बताते हैं डीमन है एक सिटी में, तुम्हें आना है तो आओ। लेकिन हमारा लौंडा मना कर देता है एंड वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारे रियो, शिन और सुकी को जो कि काफी बुरी तरह से थक चुके होते हैं, लेकिन स्टिल वो अभी तक हेल्प को नहीं बुलाना चाहते एंड इस चीज को अपना खुद सॉल्व करना चाहते हैं। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी होती है, हमारी बेनो जो होती है वहां पे आ जाती है, वो अपना मास्क पहनती है एंड साथ ही साथ अपनी जो तलवार होती है उसको भी एक्टिवेट कर लेती है। अपने आर्मर को पहनने के बाद हमारी जो बेनोई होती है वो रेडी होती है अपनी एक बैटल के लिए। वहीं वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये कितनी ज्यादा पावरफुल है एंड इसके आर्मर को देखो। हमारी जो बेनोई होती है वो उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देती है एंड उसका बिल्कुल ही बटर चिकन बना देती है मार मार के उसे। वो इतनी ज्यादा स्पीड में होती है कि भाई वो बंदा उसे छू भी नहीं पा रहा होता है। हालांकि मेरे को बेनोई से असुना की याद आ रही है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती थी। वहीं जब बेनोई उस पर अटैक करे तो डीमन पे उसके पीछे हमला होता है, लेकिन हमारा जो रियो होता है उसे बचा लेता है पीछे से और बेनोई से कहता है तुम उस बड़े वाले पे ध्यान दो, हम इन छोटे वाले पे ध्यान देते हैं। लेकिन वो जो डीमन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है एंड गलती से रियल वर्ल्ड में एक पोर्टल खोल देता है जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में हलचल मच जाती है। हालांकि हमारा जो रोकुरो होता है उसके आसपास ही होता है एंड उस चीज को नोटिस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो बेनोई होती है वो अपने आप को फिर से चार्ज करती है एंड एक अच्छा वाला अटैक दे देती है उस बंदे के ऊपर। वो उस जीवन को पहले तो रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है, इसलिए एक फाइनल अटैक देती है उसके ऊपर एंड उसे बीच से ही काट देती है। डीमन फाइनली मर जाता है और वहीं जो उसके सीनियर्स होते हैं बेनोई के वो देख रहे होते हैं उसे। वहीं तभी रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो रोकुरो होता है वो जाता है उन बच्चों को बचाता है, उन बच्चों को अपना हाथ देता है जिनसे एक तो ऊपर आ जाता है लेकिन दूसरा वाला डर रहा होता है, वो ड्रामे कर रहा होता है। और जैसे ही वो बच्चा ऊपर नहीं आ रहा होता है हमारे भाई को याद आ रहा होता है अपनी वो पुरानी यादें कि पहले भी वो कई बार लोगों को नहीं बचा पाया जिसकी वजह से काफी डिप्रेस रहता है। और अभी इन दी एंड जैसे ही हमारा रोलर कोस्टर गिरता है लेकिन हमारा भाई दोनों बच्चों को बचा लेता है। जैसे ही वो डोम में पहुंचता है वहाँ पे बेनोई उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी टी शर्ट पे ये डर सा क्या लगा है। हमारा भाई कहता है अरे कुछ नहीं है, तुम्हारे काम की वैसी बात नहीं, तुम रहने दो इसे। तुम ये बताओ तुम्हारा एक्सिज्म कैसा गया है। एंड हमारी जो बेनोई होती है उसे बताती है एक नंबर। रात में एक बढ़िया से लूट मारते हैं, सो जाते हैं बढ़िया। और सुबह सुबह जो रियो होता है वो इन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ पे वो बताता है कि जो सीनियर्स है वो एक्सिज्म के बारे में रिपोर्ट जमा कराने जा रहे हैं एंड उसके बाद कुछ एक्सिज्म के मिशन पे भी जाएंगे। एक्सिज्म यानी कि डीमंस को मारना। और वो जूनियर से पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या करने वाले हो, जहाँ पे हमारे जो बहनोई अपनी स्वॉर्ड साफ करेगी और स्कूल का पढ़ेगी, वहीं अपना जो भाई है वो जाएगा और चिल मारेगा। और इतना कहने के बाद वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है हमारे रियो और उसके चमचों का जो कि जाते हैं रिपोर्ट सबमिट कराते हैं एंड उसके बाद वो चले जाते हैं एक्सिज्म के लिए। वो एक डीमन को मारना है जो कि हॉन्टेड हाउस में है एंड बताया जाता है कि ये असल में पहले दो बुजुर्ग द्वारा ओन किया जाता था, लेकिन अब इसका कुछ पता नहीं है एंड ये लोग जाते हैं अंदर इस चीज को चेक करने की आखिर क्या सिस्टम है अंदर। रियो और उसके चमचे यानी शिन और शुकी जो है वो चाहते हैं अंदर और उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने के बाद हर एक कमरे की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लकीली उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है बाकी कमरों में, लेकिन एक लास्ट कमरा बचा होता है जहाँ पे वो लोग चेक करने जाते हैं। वो लोग जब उस लास्ट कमरे में चेक करने आते हैं उन लोगों को कुछ ज्यादा तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन एकदम से उन्हें एक फियर जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। एक अलग ही तरह का ऑरा जो कि उन्हें सप्रेस कर रहा होता है, उन्हें कुछ अलग सा ही फील हो रहा होता है एंड तभी उनके सामने आ जाता है एक मॉन्स्टर जैसा एक डीमन। और ये जो डीमन है ये कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है ज्यादा ही, क्योंकि असल में इसमें दो सर होते हैं। दोनों की शक्ल देख के लग रहा होता है कि पक्का ये बूढ़े वो परिवार ही होंगे। वहीं तभी वो रियो पे हमला करते हैं और जो चमचे होते हैं वो दूर गिर जाते हैं। शिन और सुकी जो होता है नोटिस करते हैं कि रियो गायब हो चुका है एंड वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो पक्का वो दूसरी दुनिया में होंगे एंड वो भगते हुए घर जाते हैं एंड सब कुछ बताते हैं हमारे रोकू। जब रोकू को ये पता चलता है कि रियो जो है वो खतरे में है एंड वो उसके लिए ऑफ कोर्स उसका बड़ा भाई जैसा है तो क्यों नहीं जाएगा, वो बचाने के लिए जाएगा। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद सबसे पहले हो जाता है बेनियो के पास एंड उसके सामने सर रगड़ के नाक रगड़ के बस बोल रहा होता है कि प्लीज रियो को बचा लो, रियो को बचा लो। लेकिन पहले तो उसकी बात को इग्नोर मार रहे होते हैं, लेकिन जब वो ऐसी हरकतें करना शुरू करता है बेनियो को भी लगता है कि ये अब सीरियस मैटर हो गया है।
बेन्योई जो होती है वो हमारे भाई को कहते हैं प्लीज अपना सर उठा लो, क्योंकि एक एग्जॉसिस्ट कभी भी फाइट के लिए भीख नहीं मांगता है एंड तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, चलो लड़ते हैं। एंड अपना भाई भी उसको थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे रियो को, जो कि जैसे तैसे करके भागते हुए जा रहा होता है और बचा हुआ होता है, काफी ज्यादा थका हुआ और डरा हुआ हमारा भाई, जो कि एकदम से नोटिस करता है कि उसके पीछे वो दद्दा उद्दी आ चुके हैं अपने डीमन वाले फॉर्म में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फन फैक्ट वाली बात यह है कि हमारा भाई यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता इस दुनिया से, क्योंकि उसके पास वो पर्चा है ही नहीं, या फिर यूं कहें कि वो जादुई पत्ते। वो दद्दा दादी जो होते हैं हमारे रियो को उछाल देते हैं आसमान में एंड उसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेते हैं। वो मोशन हमारे रियो को ऐसे लटकाते हैं, उसके बाद उसे कहीं दूर फेंक देते हैं। पर आखिर उसे वो फेंकते भी क्यों हैं? ताकि वो उसे दोबारा उठाएं एंड दोबारा उसे मारे। सही समझ रहे हो, मजे ले रहे हैं अंकल आंटी। उसे दोबारा उठाते हैं और कहीं दोबारा दूसरी बिल्डिंग में फेंक देते हैं। तब हमारा भाई जो होता है वो सोचता है कि भैया अब तो मेरा दिन गया, क्योंकि हमारा जो रियो होता है वो नोटिस करता है कि भाई पीछे से और भी काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और सामने से बड़ा वाला है, तो अब तो भैया मतलब गए भाई। स्टिल जो हमारा रियो होता है वो एक वॉरियर की तरह आगे लड़ना चाहता होता है, इसलिए वो अपनी तलवार को दोबारा उठाता है ताकि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सके। रियो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे मना कर देती है और एक्टिवेट ना होकर अपनी औकात दिखा देती है। रियो अपनी डेथ स्वीकार कर लेता है, लेकिन उससे पहले जैसे वो अंकल आंटी उसके सामने आ रहे होते हैं, वो उस लास्ट मौके में वो उन अंकल आंटी की आंखों में धूल झोंकने के लिए ग्रेनेड फेंक देता है। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है एंड वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो वो बंदा अपनी डेथ को स्वीकार कर चुका होता है पूरी तरह से, उसके सामने आता है रोकुरो, जो कि उस मॉन्स्टर को कहीं बहुत दूर जाके फेंक देता है। हमारा रोकुरो जो होता है रियो से पूछता है क्या वो ठीक है। रियो हमारे रोकुरो को कहता है यहाँ से निकल जाओ ना तुम बच नहीं पाओगे। हमारा रोकुरो जो कि अब रियो को अपना बड़ा भाई जैसा मानता है, आखिर वो कैसे उसे पीछे छोड़ देगा। हमारा जो रोकुरो होता है वो उन डीमन से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे देखा जाता है कि छोटे छोटे जो बंदे होते हैं मॉन्स्टर्स वो उसे घेरने शुरू कर देते हैं। रियो कहता है अभी भी चांस है, तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन अपना भाई उसे कहता है चिल मारो यार, क्योंकि हमें देखने को मिलता है पीछे से हमारी बेनोई, जो कि उन छोटे छोटे छुचुंदरों को एक ही बार में सबको निपटा दे रही होती है अपनी लाइटनिंग जैसी स्पीड को लेके। यानी कि अब छोटे छोटे मॉन्स्टर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने भाई को मारना है इस बड़े वाले को। और वो बड़ा वाला जो मॉन्स्टर होता है वो अकेले नहीं होता, उसके साथ भी काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं। और फिर क्या था, हीरो की तरह अपना भाई जो होता है उन छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है, क्योंकि सबसे पहले आ रहे होते हैं। लेकिन हमारा भाई उतनी ज्यादा स्पीड में नहीं होता जैसे बेनोई होती है, एंड वो लैक ऑफ स्पीड की वजह से वहीं पे फंस जाता है। पर वहाँ पे बेनोई आती है जो कि हमारे भाई को बचा लेती है और बड़े वाले मॉन्स्टर पे भी अटैक करने की सोच रही होती है, लेकिन अपना भाई उसे कहता है नहीं, इसे मैं निपटाऊंगा। और इतना कहने के बाद हमें जो रोकुरो होता है वो चले जाता है उस बड़े वाले मॉन्स्टर की तरफ एंड उसको एक मुक्का देता है, जो कि उस बड़े वाले मॉन्स्टर के लिए काफी होता है हराने के लिए। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद हमारा जो रोकुरो होता है वो वापस जाता है हमारे रियो के पास। हमारा भाई रोकुरो को उठाता है एंड उसे वापस अपने घर ले जाता है। वहीं उस गेट के बाहर हम लोग को दिखाया जाता है शिन और सुकी को, एंड वो लोग संभालते हैं हमारे रियो को एंड ये लोग चले जाते हैं घर पे। बेनोई वापस हॉन्टेड हाउस में जाते हैं एंड उसे प्यूरीफाई करके बाहर आती है, लेकिन बाहर देखती है वो हमारी रोकुरो को एंड उसे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रोकुरो बेनोई को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आके मेरी मदद जो की रियो को बचाने में। बेनोई स्टार्टिंग में तारीफ करते हुए उसे कहती है कि तुम काफी अच्छे लगते हो लड़ाई करते टाइम, लेकिन बाद में फिर से उसकी बेइज्जती मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। वहीं हम लोग को दिखाया था दूसरा सीन जहाँ पे हमारा जो रियो होता है उससे मिलने हमारा रोकुरो आया होता है एंड उसे काफी सारे कैंडीज वगैरह भी देता है। वहीं वो सब चीजें देने के बाद हमारा जो भाई होता है वो बाहर आ जाता है, सोचता है कि आखिर उसको ऐसा टेस्ट क्यों पसंद है। वहीं जब हमारा भाई घर जाता है वहाँ पे वो देखता है बाकी सब जो लोग होते हैं वो अपने लिए वही जादुई वाले पत्ते बना रहे होते हैं। जब वो लोग उस चीज को बना ही रहे होते हैं तभी वो हमारे रोकुरो की बेकार हैंड राइटिंग की वजह से मजाक भी उड़ाते हैं उसका, और जो जोश पे हमारा भाई भी एक लिख ही देता है वो जादुई मंत्र। हालांकि जो जोश में उसने ये कर दिया था इसलिए वो काफी ज्यादा गालियां भी खाता है, या फिर यूं कहें कि उसकी गंदी से हैंड राइटिंग की वजह से वो मंत्र काम ही नहीं करता। वही तभी उनका ओल्ड मास्टर वहाँ पे आता है और कहता है कि सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर लोकेट हुए हैं एंड तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे उन्हें खत्म करना पड़ेगा। सुकी बोलता है कि हमारा जो मेन था बंदा यानी कि रियो वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वही हमें लीड करता था। बेनोई कहती है मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी एंड मैं टीम को लीड करूंगी। वो रोकरो से भी पूछते क्या वो टीम में आएगा एंड हमारा भाई कहता है मैं बस देखने आ रहा हूँ, कोई लड़ने वड़ने नहीं आ रहा। पर इंडिया उन लोगों के साथ आ ही जाता है। वही तब जो शिन होता है वो उसे एक बेल्ट सी देता है। वो कहता है रियो ने इस चीज को तुम्हारे लिए संभाल के रखा था ताकि अगर कभी तुम एग्जॉसिस्ट बनो तो ये तुम्हारे काम आएगी। हमारा रियो उस चीज को लेके काफी ज्यादा खुश होता है। तब इसी शिफ्ट हम लोग को दिखाया जाता है एलिमेंट्री स्कूल का एक सीन जहाँ पे हमारी जो टीम होती है गई हुई होती है, वहाँ पे वो एक टीचर से पूछते कि आखिर क्या सीन है यहाँ पे। वो टीचर उन टीम को बताता है कि असल में इतने सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे लेकिन एकदम से गायब हो गए। मैंने अपनी जादुई पत्ते का इस्तेमाल करती है एंड वहाँ पे एक दरवाजा खोल देती है। वो लोग देखते कि अंदर काफी सारे जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं एंड उनके पीछे है ये काफी सारे मॉन्स्टर्स। एक बच्चे को तो बस मारने वाला होता है वो मॉन्स्टर, लेकिन बीच में रोकुरो आ जाता है एंड सब बचा लेता है।
और इससे पहले हमारा जो भाई होता है वो पूछ सके कि वो लड़का ठीक है कि नहीं, तभी पीछे से एक और बंदे को पकड़ लिया जाता है। अब इस बच्चे को बचाने से पहले हमारा जो भाई होता है वो पकड़ा जाता है उस मॉन्स्टर के द्वारा, लेकिन बेनोई वहाँ पे आती है एंड उस बच्चे को अपनी पाव का यूज करके बचा लेती है। अपनी लाइटनिंग वाली स्पीड का यूज करने के बाद वो सभी मॉन्स्टर को आसानी से हरा देती है। लेकिन स्टिल इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वहाँ पे पूरी गैंग बची हुई होती है मॉन्स्टर्स की। वहीं तब इतने सारे मॉन्स्टर को आते हुए देख हमारा जो भाई होता है वो सोचता है कि इन लोगों पे कट्टा बजाना पड़ेगा। हमारा भाई बेनोई को पीछे करता है और कुछ हाथ में कंकड़ लेते हुए आसमान में फेंकता है और शूट करने की कोशिश करता है। हालांकि वो अपना जादुई पत्ता यूज करना भूल गया था, लेकिन इस बार वो दोबारा यही चीज करता है एंड इस बार ये निंजा टेक्निक काम करती है एंड वो कट्टा बजा देता है सभी डीमंस पे। वहीं दूसरी तरफ जो शिन और शूकी होते हैं वो सोचते हैं कि इन बच्चों को यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर निकालते हैं एंड वो लोग सोचते हैं कि सबसे पहले टेलीपोर्टेशन वाला हमें गेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन तभी काफी सारे मॉन्स्टर उन पर अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारी जो बेनोई होती है वो उन पर जाती है, अटैक करना शुरू कर देती है। एक साइड में बेनोई संभाल रही होती है और दूसरी साइड में हमारा भाई, जो कि बस लग रहा होता है कि आज तो भाई मशीन गन चला ही देगा पूरी। तभी जो मशीन होता है वो एक टेलीपोर्टेशन गेट वहाँ पे बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हमारे शिन को तो मारता मारता है, साथ में सूकी को भी मारता है। और इस सीन को देखने के बाद हमारा जो रोकुरो होता है वो अपनी वही पुरानी वाली यादों को याद करने लगता है। उसे याद आता है अपने दोस्तों के बारे में जो मारे गए थे ऐसी। लेकिन तभी जो सूकी होता है वो जाता है उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो हमारा शिन होता है वो उस टेलीपोर्टेशन गेट को बना देता है एंड सभी बच्चों को वहां से निकालना शुरू कर देता है बाहर। सीन नॉर्मल हो जाता है और हमारा भाई सोचता है हाँ चलो भाई ठीक है अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ध्यान भटकने के कारण कोई एक मॉन्स्टर आता है उसको हवा में उठा देता है, लेकिन लकीली एक बीम जैसी चीज आती है एंड मॉन्स्टर को मार देती है, जिसकी वजह से हमारा भाई नीचे आ जाता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है धुंध के अंदर से निकलता है एक बंदा जिसके होते हैं लाल बाल। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं होता है, वैसे इसका नाम हमें बाद में पता चलेगा, पर इसका नाम है साइमन, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। साइमन अपने बैग से एक तलवार से निकालता है एंड उसके बाद जैसे अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ता है आसपास के सभी बंदों की लाशें गाड़ देता है, जो भी मतलब उस पर डीमन अटैक कर रहे होते हैं उनकी। क्योंकि उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि आसपास जितने भी लोग आते हैं सबको अपनी आंख की चपेटे में ले लेता है। हमारा जो रोकरू होता है कहता है कि कौन बंदा है ये इतना पावरफुल। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है यानी साइमन जो होता है अपनी तलवार रखता है आराम से। हमारा रोकरू जो होता है उस लड़के के पास जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेनोई जो होती है उसे कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है इस बंदे से जिसका नाम होता है साइमन, जो कि 12th गार्डियन में से एक है। एक गार्डियन एक नॉर्मल एग्जॉस्टर से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो सिर्फ पावर में नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड अदर चीजों फैक्टर्स में भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जो हमारे शिन और सुकी होते हुए गार्डियन को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो गार्डियन उनसे पूछता है आगे तुम लोगों में से रोकुरो कौन सा है, और अपना भाई कहता है मैं हूँ। वो बंदा भाई रोकुरो को एक दे मुक्का मारता है और कहता है तू नालायक है भाई, तू आज मरते मरते बचा, तेरे को पता है तेरी इस लापरवाही के कारण तेरी पूरी टीम मारी जा सकती थी। वो ये भी कहता है कि आखिर तुम एक ट्विन स्टार हो कैसे सकते हैं। वो बेनोई को बोलता है कि आखिर तुम इस बंदे को झेल कैसे सकते हो भाई, एक नंबर का नालायक और निठल्ला है ये। एंड हमारी बेनोई कहती है मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन जब इन सब लोगों की बात हो ही रही होती है तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, एक बड़ी गोरिल्ला फॉर्म में आ जाते हैं। वो जमीन पे एक मुक्का मारता है गोरिल्ला एंड सभी के सभी लोग इधर उधर बढ़ जाते हैं। सभी के सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं एक्सपेक्ट सिन और सुकी। वो दोनों घायल पड़े हुए होते हैं। तभी हमारा जो भाई होता है वो अपने पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि भैया ये तो मेरे ही पीछे है। तभी हमारा साइमन सोचता है कि ये फिर से मारा जाएगा, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी हमारी बेनोई जो होती है वो साइमन को रोकते हुए कहती है पीछे हट जाओ, आगे जाना खतरनाक होगा। इतना कहने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई को, जो कि अपने फुल पावर में अपने पावर को एक्टिवेट करता है एंड उसके हाथ में वही आर्मर जैसी चीज आ जाती है। एंड तब वो जो गोरिल्ला होता है और साथ ही हमारा भाई दोनों एक साथ एक दूसरे को पंच मारते हैं। पहले तो लग रहा होता है कि दोनों को दोनों काफी ज्यादा इक्वल है, लेकिन तभी हमारा जो भाई होता है वो रियल पावर का यूज करता है और उस पूरे गोरिल्ला को फाड़ देता है। उस गोरिल्ला को हराने के बाद हमारा भाई ये तो समझ जाता है साइमन की भाई ये बंदा पावरफुल तो है लेकिन है नालायक। और जब ये पूरी मूवी चली रही होती है तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरी कहानी देख रहा होता है। एक मिस्टीरियस बंदा या फिर युगन की बंदी, कोई जानता नहीं कौन है। इससे पहले साइमन उस बंदे को सेंस करता है, वो वहां से जा चुका था और इससे पहले वो आगे इन्वेस्टिगेट करता, उसको कॉल आ जाता है अरिमा से एंड उसे कहता है कि जल्द से जल्दी यहीं पे वापस आ जाओ। और इसी अर्जेंसी के कारण हमारे भाई को यानी साइमन को वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि अरिमा ने हमारे साइमन को उसी टाइम बुलाया होता है। हमारा भाई साइमन के बारे में और जानना चाहता है इसलिए उसकी तरफ भागते जाता है, लेकिन उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी होती है इसलिए वो गिर जाता है। वहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि बाहर स्कूल का टीचर एंड बच्चे सभी के सभी उन लोगों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी डोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे होते हैं बढ़िया, लेकिन हमारे रोकरू के अंदर एक अलग ही चुल मची होती है कि भैया उसको बनना है बेहतर, और वो भी और किसी से नहीं बल्कि हमारे साइमन यानी उस गार्डियन से। क्योंकि जब उसे ये पता चला कि वो बंदा बस अभी 14 ईयर्स का है तो काफी ज्यादा जलन हो गई उसको कि भाई जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो आखिर वो क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। एंड इसीलिए वो भी जल्द से जल्द पावरफुल होना चाहता है और एक गार्डियन बनना चाहता है। लेकिन अपना जो भाई होता है वो इस चैलेंज को बिल्कुल गुस्से से नहीं लेता है बल्कि एक अच्छा चैलेंज जैसा मानता है, यानी ये इसको बिना किसी चीटिंग के पालना चाहता है। इस चैलेंज को लेने के लिए वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। वही हम लोग को दिखाया जाता है हमारी बेनोई जो कि स्कूल में जाती है लेकिन वहां से बार बार वापस आ जाती है क्योंकि उसे मोस्ट सेंस होते हैं इसलिए वो हर बार स्कूल से जल्दी आ जाती है। पूरी क्लास बिल्लियों के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है मायू एंड उसको ये राज पता करना है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है शिन और सुगी को, जो कि एक बड़े मॉन्स्टर से बस लड़ने ही वाले होते हैं। हालांकि छोटे मॉन्स्टर उन लोगों से सहा नहीं जा रहे होते, लेकिन एक जैसे ही बड़ा मॉन्स्टर आता है उन लोगों की फट जाती है। लेकिन वहां पे हमारी बिनो आ जाती है, जो कि उन सभी डीमंस को मार देती है एंड कहती है तुम लोग चिल करो, मैं यहाँ पे आप सबको संभाल लूंगी। वहीं अगले दिन जब हमारी बिनो आ रही होती है स्कूल, उसको मायू मिलती है, जो कि उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करती है। हालांकि जो हमारी बिनो होती है वो उसको इग्नोर मार देती है और वहां से सीधे निकल जाती है। मायू बस हर बार अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही होती है उसके साथ बात करने के लिए छोटी सी, लेकिन बिनो उसे कुछ भाव नहीं देती है। लेकिन जब हमारी बिनो घर जा ही रही होती है तभी मायू उसके पास फिर आती है, उससे कहती है क्या वो उसकी दोस्त बन सकती है। और तब बिनो को उसे कहना पड़ता है देखो मेरा काम खतरनाक है तो प्लीज मेरे सामने मत रहो। मायू उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछना चाहती थी, लेकिन हमारी जो बिनो होती है वहां से चले जाती है। वहीं स्कूल के बाद जो हमारा भाई होता है वो बिनो से बात करने की कोशिश करता है छोटी सी, लेकिन उसके बीच में कीना आ जाती है, जो कि कहते तेज से निपटेगी तू जा कहीं और। एंड उस कीना की वजह से हमारा जो भाई होता है वो कुछ बात भी नहीं कर पाता है। वहीं हमें डोम का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि रियो जो है वापस आ चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है हॉस्पिटल से, और चीज की पार्टी चल रही होती है। तभी जो रियो होता है वो शिन और सुकी को कहता है कि कल उन्हें फिर से जाना है एक और मिशन पे। एंड तभी हमारी जो बिनु होती है वो कहते हैं कि वो भी जाएगी उन लोगों के साथ। अब कोई नहीं जानता ऐसा क्यों, सब कुछ सही चल रहा था रात में, लेकिन तभी हमारा जो रोकुरो है वो रियो को बोलता है कि वो भी उन लोगों के साथ जाएगा। और इस चीज को सुनने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सब के सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि अबे क्या बोला इसने, और सब बस शांति से घूरने लग जाते हैं। लेकिन अपना भाई कहता है मैं बस बोर हो गया हूँ बस इसीलिए ऐसा है, और मेरे को बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बनना है। रियो जो होता है कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं, तुम ही हमारे साथ चलोगे। वहीं अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी बहनियों जो होती है ट्रेनिंग के लिए जा रही होती है। वहीं हमारे जो सीनियर होते हैं वो तैयार हो रखे होते हैं, और ऊपर से भागते भागते हमारा भाई आ रहा होता है, कह रहा होता है ओ मैं मेरे को माफ करना मैं लेट हो गया। एंड उसके बाद हमें जो बेनी है वो चली जाती है अपनी जॉगिंग के लिए। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो रियो होता है वो कहता है कि इस बार हमें रोकरो के साथ जाने दो, अगली बार हम तो मिल जाएंगे, क्योंकि रोकरो को इस बार काफी ज्यादा मन है एंड इस बार उसने खुद पूछा था ऑफ कोर्स। वहीं तभी सुबह सुबह हमारी जो मायू होती है वो हमारी बहनोई को अप्रोच करती है, लेकिन उसको काफी ज्यादा भूख लगती है इसलिए उसे खाने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है वो अपनी पाव का यूज कर रहा होता है और अपनी एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। वो अब जादुई पत्तों का इस्तेमाल करके शूटिंग स्टाइल को भी यूज कर पा रहा होता है, और ये बिल्कुल ही अलग ही लेवल का हो रहा होता है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो भाई होते हैं यानी रियो और उसके जो दो चमचे होते हैं वो बड़े वाले मोस्टर को निपटा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे और भी काफी सारे मोस्टर आने शुरू हो जाते हैं और अपना भाई जो होता है फिर से शुरू हो जाता है। भाई और उसकी टीम यानी रियो शिन शुकी सबके सब चले जाते हैं अटैक करने के लिए, और अपने भाई की पर्चा लेके खड़ा होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है मायू जो होती है वो बेनोई को उसका फेवरेट फूड खिला रही होती है ताकि वो पिघल जाए, उससे काफी ज्यादा कुछ उगल दे। दोनों के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन जो होती है शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन तभी लाइटें बंद खुल होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही लोग भाग जाते हैं लोगों को देखने को मिलता है एक अलग ही मंजर। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है हमारा जो भाई है और उसकी टीम एक बड़े मोस्टर से लड़ रही है जिससे वो बिल्कुल ही छू भी नहीं पा रहे हैं। वो इतना बड़ा मोस्टर है और इतना पावरफुल मोस्टर है कि ये लोग उसे छू भी नहीं पा रहे हैं, इवन कुछ भी अटैक उस पर काम भी नहीं कर रहा। ये लोग कई अटैक यूज करते हैं उस बंदे को रोकने के लिए, लेकिन वो जो मोस्टर होता है वो रुकता ही नहीं है। बहनों देख लेती है कि भाई ये तो दूसरी दुनिया का रास्ता है जो कि यहाँ पे अब साफ साफ दिख रहा है। और जैसे ही वो अपने आजू बाजू में देखती है उसके बाजू में दिखता है कि जो शॉप का ओनर है उस पे भी असल में काफी सारे मोस्टर्स ने हमला कर दिया है एंड वो मरने को हो रहा है। बहनों ही अपने जादू पत्ते का इस्तेमाल करती है और वहां से चली जाती है दूसरी दुनिया में हमारी माइयों को वहीं अकेला छोड़ के। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बड़ा सा मोस्टर हमारे भाई पर अटैक करता है, लेकिन जो रियो होता है उसे बचा लेता है उस अटैक से। भाई के दिमाग में वही वाली चीजें बार बार चल रही होती है कि जो उस दिन हुआ था वही आज ना हो जाए। लेकिन हमारे लोंडे को इस बार गुस्सा आता है एंड वो अपने स्पेशल अटैक का यूज करता है जहाँ पे वो अपने हाथों के अंगारे बाहर निकाल लेता है एंड उसके बाद फिर अटैक करने के लिए भगता है। वो उस बड़े से मोस्टर के अटैक से बचता है, उसकी तरफ जाता है और एक बड़ा सा मुक्का उसे मारता है। अपना भाई वन पंच मैन की तरह एक मुक्का मारता है और इस वाले को भी खत्म कर देता है। क्या मतलब वन पंच मैन को मिल गया उसका वर्दी अपोनेंट। वही जो हमारे बहनोई होती है वो शेफ को बचा के वहां से वापस निकल जाती है बाहर। बाहर मायू उसे ढूंढती हो और रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, आखिर तुम कहाँ गई। और मायू के अंदर उसे एक दोस्ती दिखती है इसलिए वो उसे भी हक कर लेती है। वहीं जब रास्ते में दोनों दोस्तों की तरफ जा रहे होते हैं हमारी जो मायू होती है उसे बताती है कि उसका जो ग्रैंडफादर है वो मास्टर है एग्जोसिस्ट के। और इस चीज को पता चलने के बाद हमारी जो बेनोई होती है वो सोचने लगती है कि क्या कहीं इनका जो मास्टर है वो इसके ग्रैंडफादर ही तो नहीं है। इवन हमारी जो मायू होती है उसे ये भी पता होता है कि हमारे जो भाई है यानी कि रोकुरो वो भी असल में उनके ही डोम में रहता है। वहीं शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जो एग्जॉसिस्ट होते हैं वापस घर में यानी डोम में आ चुके होते हैं। मायू हमारी लौंडे की तरफ भागते हुए आती है और उसे मारने लगती है। ये क्या कि आखिर उसने पहले क्यों नहीं बताया कि बेनोई जो है वो उसके वहीं पे रहती है। वहीं अगली सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे अरीमा को जो कि आया होता है इन लोगों की डोम में, और ये कहते हैं इसके पास बिनियो और हमारे रोकुरो के लिए एक स्पेशल टास्क है एंड उसको वो गाड़ी में बैठाता है और ले जाता है एक आलीशान से रेसिडेंटल के इलाके की तरफ। हमारा भाई कहता है उससे कि आखिर तुम कौन सी ट्रेनिंग पे ले जा रहे हो भाई। उस इलाके को देख के ही समझ जाते हैं यहाँ तो भैया हम कहीं तगड़ी जगह जा रहे हैं। अरीमा कहता है मैं ले जा रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। और हम लोगों को दिखाया जाता है एक आलीशान सा बंगला जहाँ पे स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, जिम विम सब, लिविंग रूम विविंग रूम सब कुछ है भाई। यहाँ पे इतना जो बड़ा घर है ये असल में और किसी का नहीं है बल्कि हमारे ही इन नन्हे मुन्नों का है। हमें जो बेनियो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है जिम को देख के, लेकिन हमारे भाई को लगता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है एंड हमें देखने को मिलता है एक आलीशान सा बेडरूम। क्या मतलब तुम लोग भी देख के समझ के कि यहाँ पे क्या सीन चलने वाला है।
हमारा अरीमा जो होता है हमारे रोकुरो को समझा देता है अपनी बॉयज लैंग्वेज में कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अरीमा रोकुरो को और साथ ही साथ हमारी बहनोई को बोलता है कि ये तुम्हारा आपसे घर है। वो कहता है अब यहाँ पे तुम दोनों साथ में रहोगे, अपनी रोमांस स्टोरी यहाँ पे बनाओगे और जल्द से जल्द दोनों साथ में प्यार करके हमें एक मेकू देना। और मेकू ऑफ कोर्स उस बच्चे का नाम है जो इनसे होने वाला है। तभी उनका मास्टर वहाँ पे आता है और कहता है हाँ यहीं पे लाओ सारा सामान, और उन लोगों का सारा सामान शिफ्ट हो जाके इधर आ जाता है। सब कुछ सेटल होने के बाद हमारा जो हरीमा होता है वो बोलता है देखो क्योंकि मैं सबका हेड हूँ सभी एक्सोर्सिस्ट का, तो ऑफ कोर्स मेरे को ये करना ही पड़ेगा कि हमारी जो ये कहानी है ये सच हो और मेकू जैसा बच्चा हमारी इस दुनिया में आए। और इतना कहने के बाद वो कीना को भी अपने साथ ले चलता है और हरीमा उन्हें कहता है जब तुम लोग सेटल हो जाओगे तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। थोड़ी देर बाद जब अपना भाई अपने कमरे में आ जाता है उससे तो बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि भैया ये क्या हो गया, आज भाई से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बैनियो को जो कि अपने रूम को देख रही होती है और एक बेड को खिसकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो सोचने लगती है भैया ये क्या हो रहा है। तभी जो पूरा का पूरा रूम होता है वो खिसकना शुरू हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि असल में ऊपर एक स्क्रीन है जहाँ से अरीमा ने इस पूरे घर को एक बिग बॉस का घर बना दिया है और वहां से उन लोगों को बोल रहा होता है कि देखो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साथ में टीम वर्क करना पड़ेगा और इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। और स्पेशल चीज तुम लोग अपनी मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर तुम उससे करने की कोशिश भी करोगे मैं उसे नल कर दूंगा। कहने के लिए नो मैजिक, बस अपनी प्यार की शक्ति दिखाओ और ऊपर चढ़ जाओ। वही जो हमारा रोकुरो होता है वो समझ जाता है कि भैया इसके ऊपर कैसे जाना है। वो कहता है कि यहाँ सबसे पहले हमें इन चीजों के ऊपर जाना पड़ेगा एंड उसके बाद उस स्क्रू ड्राइवर को लेके उस डब्बे को खोलना पड़ेगा और वही बस एक इकलौता यहाँ से निकलने का जरिया है। हमारा रोकुरो पहले वाले बेड पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। वहीं तभी जो हमारी बेनियो होती है वो उसके ऊपर कूदने की कोशिश करती है एंड सक्सेसफुली ऊपर पहुंच जाती है और नीचे हाथ देती है ताकि वो हमारा भाई ऊपर आ सके, लेकिन वो उसके ही ऊपर आ जाता है। क्या मतलब मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। भाई ने तो उंगली की जगह पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तभी और ऊपर जाने के लिए हमारे भाई के दिमाग में आइडिया आता है कि वो बेनियो को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा धक्का देगा ताकि बेनियो ऊपर पहुंच जाए और फिर उसे खींच ले। एंड वो लोग यही करते हैं लेकिन बेनियो जो होती है उसके मुंह पे लात भी मार देती है। लेकिन जो हमारा खैर दोनों के दोनों होता है वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। टेबल तक पहुंचने के बाद हमारे जो भाई होता है वो दोबारा हमारी बेनियो को अपनी लात देता है और कहता है कि आओ और दोबारा ऊपर जाओ, लेकिन इस बार वो ढंग से जाती है और दूसरे बेड पे भी पहुंच जाती है और नीचे रस्सी फेंक के हमारे भाई को भी ऊपर वापस बुलवा लेती है। और तब स्क्रू ड्राइवर पकड़ने के लिए हमारा जो भाई होता है वो बेनियो को उसके ऊपर चढ़ने के लिए कहता है ताकि वो स्क्रू ड्राइवर को उठाए एंड उसके बाद उस एसी वाली चीज को खोल दे एंड वहां से निकल जाए। तभी ये लोग ऐसे ही करते हैं। हमारी बेनियो जो होती है हमारे भाई के ऊपर चढ़ती है, स्क्रू ड्राइवर पकड़ती है, उस डब्बे को भी खोलती है एंड वहां से फिर हमारी बेनियो अंदर चले जाती है और हमारा भाई भी जो होता है वो आ जाता है उस डब्बे के अंदर। तभी हमारे भाई को कॉल आता है रियो की तरफ से एंड वो उसे बुलाते कि भैया जल्दी आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि वो मोस्ट कोई ढंग से संभाल नहीं पा रहे होते अकेले। इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी करते हैं एंड जल्दी जल्दी पहुंचते हैं लास्ट में जहाँ पे उन्हें एक सवाल का जवाब देना होता है। जवाब को सही जवाब दिया तो ये लोग पहुंच जाएंगे आराम से एक नॉर्मल जगह पे, और अगर जवाब को गलत जवाब दिया तो इन लोगों को वापस एक और मुश्किल में भेज दिया जाएगा, या फिर यूं कहें कि इन्हें वापस वहीं पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अपना जो भाई होता है वो जवाब सही दे देता है, वो ये लोग वापस आराम से पहुंच जाते हैं एक नॉर्मल सी जगह पे। लेकिन बाहर निकलने के बाद ये लोग सीधे के सीधे भगते हैं अपने सीनियर्स के पास क्योंकि उन लोगों को जरूरत होती है। वो लोग अपने सीनियर्स के पास जाते हैं एंड उन लोगों की मदद करते हैं वहाँ पे एक मेंटस जैसे दिखने वाले एक प्राणी से। इसको देख के तो साइथर की याद आ गई पोकेमोन से। हमारा भाई रोको रोको जो होता है वो जाता है उस बंदे पे यानी उस मेंटस पे अटैक करता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। इसलिए हमारी जो बेनियो होती है वो उसके पास आती है, उसके पीठ में घुसा देती है अपनी खंजर, लेकिन बेनियो भी उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाती है। और तब अपना जो भाई होता है रोकरो वो अपने पाव का यूज करता है और वन पंच मैन की तरह एक लास्ट मुक्का उस मारता है और वो खत्म कर देता है उसको। मैं सही बता रहा हूँ, भाई का सिलेक्शन हो जाएगा वन पंच मैन के लिए। तभी हमारी बेनियो को रियलाइज होता है कि उसके बालों का जो एक हेयर टाई वाली चीज थी वो गुम चुकी है एंड वो उस चीज को ढूंढने के लिए भागने लगती है। वो उस चीज को हर इधर उधर ढूंढ रही होती है एंड बताते हैं कि असल में वो चीज उसके भाई ने उसे दी थी और वो उस चीज को नहीं खो सकती है। वो इधर उधर भागने लगती है, लेकिन हमारा भाई जाता है घर पे और कहता है ये रहा तुम्हारा वो। और चीजें जो हमारी बहनी होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है, वो ब्लश मारती है। वहीं जब रात का सीन दिखाया जाता है ये लोग अपना खाना वाना खा लेते हैं, लेकिन जब ये दोनों को दोनों जा रहे होते हैं बस सोने को ही, तभी हमारा भाई बेनियो से उसके भाई के बारे में पूछने लगता है। और तभी जो बेनियो होते हैं वो अपने भाई के बारे में बताते हैं कि असल में ये दोनों के दोनों ट्विंस थे और बेनियो अपने भाई को अपने आइडल जैसा मानती थी और एक मेले में उसके भाई ने उसको ये हेयर टाई वाला चीज दी थी। और बाद में कुछ सालों बाद उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों अलग हो गए। और कुछ टाइम बाद हमारे बिन्नू को पता चलता है कि असल में उसका भाई जो है मारा जा चुका है अपने दोस्त को बचाते बचाते। और हमारा भाई भी बताता है अपने बारे में कि असल में वो बिना पेरेंट्स का है और बचपन से ही एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इसी तरह वो पला बड़ा है एंड उसको इसी चीज के बारे में पता है। दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, लेकिन बेड में नहीं। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है मायू जो होती है मिलने आई होती है वही रोकुरू से। हमारा भाई रोकुरू से सब कुछ समझाता है कि भैया ये एक बंदे की चाल है जिसका नाम अरीमा है और उसी चालू बंदे की वजह से आज ये यहाँ पे है। हमारा भाई हमारे मायू को ये भी बताता है कि असल में फिर से एग्जॉस्टेड बन चुका है। मायू चीज को करने के लिए साफ साफ मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें फिर से उस पेन में नहीं देख सकती जैसे तुम्हें पहले देखा था। हमारा मायू जो होती है उसे साफ साफ मना कर रही होती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम दोबारा एग्जॉस्टेड मत बनो। क्या होगा तो अगर तुम
तुम उसी पेन से दोबारा गुजरोगे या फिर ऐसी चीज से मैं नहीं देख पाऊंगी। लेकिन हमारी जो बहन जो बीच में बोलने लगती है और कहते हैं कि नहीं देखो इसकी पाव काफी ज्यादा काम की है और इसी की वजह से इसने काफी सारे लोगों को बचाया है, इवन मेरे को भी बचाया है। लेकिन जो मायू होते हैं वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते और कहते हैं कि नहीं तुम इस चीज को छोड़ोगे और हमें रोको रोको लिए लड़ने लगती है। लेकिन तभी हमारा जो भाई होता है उसे कहता है देखो उसे पता है क्या 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 होने वाला है और उसके पास लेकिन एक ही जिंदगी है, तो वो ऐसी बैठा नहीं रहना चाहता है एंड इसलिए उसने उसने ये सोच समझ के डिसाइड किया कि वो इस चीज को दोबारा करेगा। तभी हमें जो मायू होती है वहां से रोते हुए वहां से भग जाती है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं उसे याद आती है पुरानी याद है जब हमारा जो भाई होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, पेन में होता है और उस समय जो हमारी मायू होती है वो हमारे भाई के पास जाती है उसको थोड़ा और उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करती है। लेकिन जब हमारी मायू जाहिर होती है उसे मिरर पे एक रिफ्लेक्शन दिखती है, हालांकि जब वो देखे तो उसे नहीं दिखती है। वहीं जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है मेंशन का सीन जहाँ पे हमारे जो कीना होती है वो अपने मास्टर के लिए खाना लेके आई होती है, लेकिन उसके मुंह में एक जादुई पत्ते जैसी कोई चीज होती है जिसे हमारे बिनियो जो होती है पहचान जाती है। वो रोको रोको बताते हैं कि असल में ये जो चीज है तो मायू के पास रहती है और ये एक ऐसी चीज है जो उसे दूसरी दुनिया के जो डीमंस होते हैं उनसे बचाती है और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इतना सुनने के बाद हमारा जो रोकुरो होता है वो बिल्कुल सोचे बस सीधे उस पेंडेंट को लेके या फिर उस चीज को लेके निमाज से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मायू का कोई हाथ पकड़ता है, लेकिन जब वो पीछे देखते हैं उसके पीछे कोई नहीं होता, लेकिन उसकी शैडो में यानी कि रिफ्लेक्शन में एक लड़की होती है जो कि काफी क्रीपी स्माइल देती है और मायू को अपने साथ उस दुनिया में खींच लेती है। हमारी मायू काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है उसे, बिल्कुल ही अनजान और डरावनी सी। हमें वहां पे वही छोटी सी बच्ची हुई दिखाई जाती है जो कि बाद में बड़ी हो गई एक दानव जैसी बन जाती है, एक बड़ी दानव जो कि अपने टेंटिकल्स का यूज करती है और हमारी मायू को काफी गलत तरीके से पकड़ लेती है। हमारी मायू को काफी ज्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि भाई अब उसके साथ क्या होने वाला है उसको खुद पता है। वो जो लड़की होती है वो हमारे मायू को बस खाने ही वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मायू होती है वो कह रही होती है भैया अब तो लग रहा है हो गए खत्म। तभी सुपरमैन की तरह हमारा भाई आता है और उस डीमन को एक चाटा या फिर यूं कहें कि एक मुक्का पेलता है और वो मुक्का काफी होता है हमारी मायू को उसके हाथ से छुड़ाने के लिए। हमारा भाई मायू को बचा लेता है एंड उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और उसे बोलता है अब कोई चिंता करने वाली बात नहीं क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ वो तुम्हें बचा लूंगा। मायू का शायद थक चुकी होती है एंड वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमारा भाई उस डीमन को कहता है जो कि उसके सामने ज्यादा ही चौड़ा हो रहा होता है, हाँ भाई फालतू बोलेगा अब बताता हूँ तेरे को। वहीं जो बहनी होती है उसे कहती है कि देखो तुम एक काम करो मायू के पास जाओ मैं इसे संभालती हूँ, लेकिन अपना भाई साफ साफ मना कर देता है और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं मैं इसे संभाल लूंगा। और इसी बात पे दोनों को दोनों उस बंदे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं उस डीमन पे एक साथ, लेकिन वो किसी भी अटैक किसी काम के नहीं होते और ये अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर उन्हें मिली होती है। वो लोग बस एक प्लान सोच ही रहे होते हैं कि आखिर से कैसे हराना है, लेकिन तभी उसके ऊपर काफी सारे स्लैश होते हैं एंड वो मर जाती है। ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो गया किसने किया आखिर ये, और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है शिगेन को जो कि असल में एक और गार्डियन है। शिगेन रोकू को कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए आसान काम नहीं था एंड वो जाके देखता है कि आखिर मायू ठीक है कि नहीं। और वो जो बंदा होता है यानी कि सीगन जो होता है हमारे भाई के पास जाता है और उसे काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है। हम लोगों को पता चलता है कि असल में ये जो बंदा है इसका नाम है सीगन और ये वो जो गार्डियंस है उनमें से एक है। एंड सिर्फ ये इतना ही नहीं बल्कि ये जो बंदा है ये मायू के पिताश्री भी है और हमारे रोकू और रियो के मास्टर भी है। सेगन रोकू को पनिश करता है और कहता है हाँ भाई मैंने सुना है कि एक्सोर्सिस्ट की जॉब जो है दोबारा करने वाले हो, क्या हो गया दोबारा जॉब प्लान का कैसे सोचा, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम एक एक्सोर्सिस्ट बनो। और ऐसे ही काफी सारे सवाल करता है वो हमारे भाई से, लेकिन हमारा भाई उसे कहता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से या फिर इसी किसी और चीज से, वो बस अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है और कुछ नहीं। और इतना कहने के बाद साइगमन जो होता है उसे एक दे मारता है और कहता है अच्छा बेटा फालतू बोलेगा आजा फिर कर लेते हैं 1v1। सेकंड रोको को बोलता है कि देखो 1v1 करते हैं और याद रखना कि अगर तुम मेरे पे अटैक करने वाले हो तो बेशक तुम्हें मेरे को मारने की इंटेंशन रखनी पड़ेगी वरना तुम जीतने के बिल्कुल भी लायक नहीं रहोगे। असल में सेगन ये देखना चाहता था कि क्या उसके स्टूडेंट में इतना गट्स अभी भी है कि भाई वो आए और उससे बात करे या फिर उसकी धमकियों से वो डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। इवन जो हमारा वो बंदा होता है सेगन वो कहता है मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला हूँ तो देख लो ना तुम। लेकिन इंडिया इन दोनों के बीच जो बैटल होते हैं वो शुरू हो जाते हैं और हमारा जो सेगन होता है वो अपने बुलेट अटैक का यूज करता है, लेकिन रोको सभी अटैक से बच जाता है। हालांकि ये जो अटैक होता है बुलेट वाला ये सेम रोको जैसा लगता है, पर बैनियों से साफ साफ समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल भी उसके ऐसा नहीं है, इसके अंदर का जो पैन मैजिक है वो अलग ही लेवल का है। रोकू एक बड़े बुलेट को शूट करता है लेकिन हमारा जो सेगन होता है कहता है साइज मैटर नहीं करता एंड इतने में ही अपना एक छोटा सा बुलेट फायर करता है जो कि उसके पूरे पत्थर को तोड़ देता है। वहीं अपना जो भाई होता है तैयार होता है और मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन अपना भाई यानी सेगन रोकू के अटैक को साफ साफ रोक लेता है एंड उसके पंच को भी और उसके अटैक वाले उस मैजिक के पत्ते को भी ले लेता है। सेगन रोकू को कहता है कि तुम्हारा कोई इंटेंशन है ही नहीं मारने का क्यों, और वो बंदा और भी काफी सारा भाषण पेलने लगता है जिसको वैसे सुनने का कोई फायदा तो है नहीं। रोकू उल्टा बोलने लगता है लेकिन जो सीजन होता है उसको मारता है और कहता है अच्छा फालतू बोलेगा। सेकंड रोकू को बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम वीक हो और उसे वही 2 साल पुरानी वाली बात याद दिलाता है और कहता है याद है ना तुम्हें आखिर वो दिन क्या था। तभी जो बेनी होती है वो कहती है आखिर क्या था वो दिन क्या हुआ था उस दिन। तभी हमारा जो सेकंड होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें नहीं पता चलो फिर मैं बता देता हूँ। सेकंड बेनू को बताता है कि असल में उस दिन हमारा जो रोगू था उसके हाथ बिल्कुल ही सने हुए थे खून खून से, और डिटेल में बताते हुए बताता है कि असल में उस दिन यानी 2 साल पहले हमारा जो भाई था हिना डोराटोरी
नाम की जगह पे बिल्कुल आतंक सा मचा दिया था। बिल्कुल, हमारा जो भाई था उसने वहाँ के रहने वाले हर एक बंदे को मार दिया था। वो भी जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उसने अपनी पाव को खो दिया था। अपने ऊपर कंट्रोल खोने के कारण इस बंदे ने वहाँ पे सबको मार दिया। हमारी बिन्नू कहती है उस दिन तो वहाँ पे कोई मॉन्स्टर था ना शायद उन्होंने मारा था। लेकिन हमारा सेकंड साफ मना कर देता है और कहता है नहीं उस दिन वहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं थे और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब के सब इसी बंदे ने मारे ही थे। बिन्नू जो कि इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पा रही थी, वो हमारी भाई के पास जाती है, उससे पूछती है क्या तुमने ये सब किया था? और वो इसलिए इतना ज्यादा गुस्से में क्योंकि उसका भाई भी उस टाइम पे वही था जिसका नाम यूडो था। हमारा भाई जो कि उसके आंखों में आंखें डाल के उससे बात भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम, बीच में सेकंड बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं यूडो वही बंदा जो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड था वही असल में इसका भाई था। और इस चीज को सुनने के बाद हमारा जो भाई होता है वो ऑफ कोर्स बिना के इतने ज्यादा पूछने के बाद मान ही लेता कि हाँ सच में उसने ये काम किया था। सेकंड ने अभी तक जो भी कुछ बोला है वो सच ही बोला है और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। इतना सुनने के बाद हमारी जो बिनो होती है वो काफी तो गुस्से में होती है, इवन अपनी तलवार उठा लेती है और कहती है मेरे साथ 1v1 करो अभी। लेकिन हमारा जो भाई होता है वो उस पर अटैक किया, वो आंखें भी नहीं उठा पा रहा था। हमारे से अगेन हमारी बिनो की तलवार नीचे कराता है। लेकिन जब वो बात कह रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और हमें एक दिखाया जाता है बंदा, वही स्कार्फ वाला बंदा जिसकी आवाज हमें रुकू को भी बहुत ज्यादा सुनी सुनी लग रही होती है। और हम लोग को देखने मिलता है ये और कोई नहीं बल्कि यूडो है। यूडो अपने सर के कपड़े को हटाता है और दिखाता है उसके अपने नीले बाल, जिससे ऑफकोर्स हमारी जो बहन होती है बिल्कुल उसको साफ हो जाता है कि ये असल में उसका ही भाई है और कोई नहीं। बिजू उसको अपना भाई बोलने ही वाली होती है लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता। वही दूसरी तरफ जो वो सेगमेंट होता है वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर यूडो उसका मजाक बनाते हुए कहता है अगर तुमने 1 इंच भी अपने पैर बढ़ाया तो तुम मरे। तभी यूडो को ऐसे जिंदा देख हमारा जो रुको होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो बिल्कुल ही अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देता है। हमारा भाई यूडो को चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो अभी तक, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। लेकिन यूडो कहता है तुम्हारे घाव भर चुके हैं लेकिन हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं। लेकिन हमारे भाई यानी रुको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, सीधे भगते हो जाता है और अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि जो यूडो होता है वो काफी अच्छी तरह से गेम खेलता है और हमारे रुको को वहीं पे रोक देता है, वो भी बिना कोई मैजिक यूज किए। तब जो हमारा यूडो होता है वो हमारे भाई का काफी ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है तुम बिल्कुल यूजलेस हो जैसे कि उस दिन हुए थे, तुम उन बच्चों को नहीं बचा पाए। हमारा रोकू जो होता है वो यूडो पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया था 2 साल पहले। और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, हमें क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा यूडो और साथ में रुको दोनों साथ में होते हैं और काफी सारे और बच्चे। हमें बताया जाता है कि हमारा जो यूडो और रुको होता है वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वहाँ पे और मॉन्स्टर्स को मारने के लायक होते हैं। बाकी बच्चे भी उनकी तरफ बनना चाहते हैं, इसलिए जो हमारा यूडो होता है वो उनका इस्तेमाल करता है और रुको को ना बता के सारे के सारे बच्चों को कहता है कि तुम मेरे साथ आना रात में, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा कि तुम सुबह सुबह बिल्कुल ही रुको की तरह हो जाओगे, बिल्कुल ही पावरफुल। वहीं हमें दिखाया था कि रात में हमारा जो भाई होता है उन पे काला जादू करना शुरू कर देता है, उसकी जो भी रस्म होती है वो निभाने लगता है। इवन हमारा जो रुको होता है वहाँ पे आता भी है एंड पूछता है वहाँ की लड़की से क्या इन ये बच्चे गए कहाँ, और उस लड़की के द्वारा हमारे रुको को बताया जाता है कि असल में वो लोगों को यूडो ले गया है। और तब जो हमारा रुको होता है कहता है अच्छा यूडो ले गया ठीक है फिर, एंड वो चल जाता है वहाँ पे पुडिंग खाने। लेकिन जब काफी देर तक बच्चे बाहर नहीं आते तो हमारे रुको जाता है वहाँ पे और चेक करता है, यूडो का दरवाजा नहीं खुल रहा होता है और वहीं हमें एक चश्मिश वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि 1 सेकंड पहले तो ठीक थी लेकिन अब बिल्कुल ही मरियल सी हो रखी है, जमीन पे गिरी हुई। जो लड़की उस लड़की को ऐसे मरा हुआ देखती है वो जाती है और हमारे रुको के पास और रोने लगती है और कहती है कि एक मॉन्स्टर है। हमारे भाई को कुछ समझ नहीं आता है लेकिन जैसे वो देखता है उसे देखने को मिलता है एक मॉन्स्टर जो कि उसके सामने खड़ा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़की बन जाती है एक मॉन्स्टर। पूरे स्कूल में आतंक मच चुका होता है, बच्चे जो होते हैं वो मॉन्स्टर बन रहे होते हैं। सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं और दरवाजे खुल नहीं रहे होते हैं। हमारे रोको के सामने सारे बच्चे उसके मारे जा रहे होते हैं एंड वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। हमारा रोको जिसकी खुद पैंट गीली हो रही होती है एंड उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। वो अपने दोस्तों को अपने सामने आंखों के सामने मरते हुए देख नहीं पा रहा होता है और अपनी आपा खो लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वही हमारी जो बेनोई होती है वो कहती है कि क्या मतलब यहाँ पे विलन कौन है भाई, क्या उसका भाई विलन या फिर रुको। और सेजन जो होता है वो बताता है उसे कि असल में हमारा जो यूडो होता है उसने बाकी बच्चों को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया होता है और बाकी बच्चों को मॉन्स्टर में बदलने के बाद खुद काफी सारी पावर गेन कर ली होती है। सचिन ये भी बताता है कि असल में जो यूडो था वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहता था और बस एक परफेक्शन बनना चाहता था। सचिन बिजों को बोलता है कि असल में उस दिन कोई विलन अगर होता तो असल में वो हमारा यूडो ही था, बल्कि रुको तो कोई विलन था ही नहीं बल्कि वो सभी बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहा था। इस चीज को सुनने के बाद बिनो जो होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचते कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो काफी ज्यादा काइंड था। लेकिन वहीं पे उसका जो भाई होता है उसके मुंह पे बेइज्जती मार रहा होता है, कहता है तुम्हारी आवाज बहुत घटिया है, प्लीज बंद रखो इसे मुंह। और उसके सामने उसको काफी ज्यादा बेइज्जती मार रहा होता है। हमारा सिजिन कहता है असल में लड़का ऐसा ही है, तुमने ही किसी गलत इंसान को देखा होगा, भले ही ये मीठी बातें करने में काफी ज्यादा माहिर होगा लेकिन असल में इसका असलियत रूप यही है। बिनो को यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कहते क्या वो सारे पल जो हमने बिताए वो झूठ थे। और यूडो बिनो के सामने उसको गालियां बक रहा होता है एंड उसको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बेवकूफ नालायक उसको गधा वधा सब बोल चुका होता है लेकिन वो अभी भी शौक में होती है। वहीं तभी जो हमारा रोको होता है वो उन पट्टियों को फाड़ देता है कि बार में। और सरप्राइजिंग वाली बात तो ये होती है विदाउट किसी स्पेल के वो सीधे हमारे यूडो के पास जाता है और कहता है अच्छा बेटा फालतू, अब मेरी बीवी को फालतू बोलेगा।
हमारा रुको जो होता है वो कहता है कि वो उसे जाने नहीं देगा, भले उसमें उसकी जान चली जाए लेकिन वो बच्चों का बदला वो ज़रूर लेके रहेगा। और जो हमारा रुको होता है वो फिर से अपना आपा खो देता है और बिल्कुल एक अलग ही लेवल में फिर से लड़ना शुरू कर देता है। यूडो रुको के वार से बच जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैजन जो कि सोच रहा होता है कि भाई इस बंदे ने यानी रुको ने बिना किसी मैजिक स्पेल या फिर किसी चीज़ के इस पाव को गेन कर लिया है। बिना किसी जादुई पत्ते के उसने ये अटैक कर दिया, क्या बात है। लेकिन रुको को ऐसी शक्ल देख के वो साफ समझ गया होता है कि ये अपना आपा खो चुका है और जो यूडो होता है वो उसके साथ अब खेलना शुरू कर देता है। यूडो जो होता है वो रुको को एक बार मारता है, उसे कहीं दूर फेंक देता है, फिर दोबारा बाद में हमारा भाई उसकी तरफ आता है और यूयू जो होता है वो उसे एक बार फिर से पीछे फेंक देता है। यूयू को इस टेनिस वाले मैच को खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और हमारा भाई धीरे धीरे करके बिल्कुल इतना ज्यादा क्रेजी हो चुका होता है कि भाई अब वो इतने बैडेस्ट मोड में आ चुका होता है कि अगर ये पंच किसी को लग गया तो भैया सामत आ जाएगी। एक्सपेक्ट यूडो, क्योंकि यूडो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वहीं बिनो जो होती है वो ये सोची होती है कि भाई आखिर वो किसका सपोर्ट करे, मतलब उसका एक तरफ भाई है और एक तरफ वो बंदा है जो दूसरों के लिए लड़ रहा है। रुको एक बहुत ही कैड़ा पंच मारने जा रहा होता है बस यूडो को, लेकिन बीच में आ जाती है उसकी बहन। हमारा रुको जो होता है वो अपने कॉन्शियसनेस में तो आ जाता है लेकिन वो उस मुक्के को नहीं रोक पाता है जो कि सीधे हमारे बिनो को लग जाता है। बिनो काफी ज्यादा पीछे जाके गिरती है एंड हमारा भाई उसके तरफ जाता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम बीच में क्यों आई। बिनो उसे बताते हैं कि असल में वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एंड वो नहीं चाहती उसको ऐसा देखना। वही दूसरी तरफ जो यूडो होता है वो हमारे भाई को कहता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, ये तो बात माननी पड़ेगी और इसलिए तुम्हें को तुम पसंद हो एंड मेरे साइड आ जाओ, तुम्हारे लिए ये जगह हमेशा खाली रहेगी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। लेकिन हर बार की तरह रूको फिर से मना कर देता है और हमारा भाई यानी यूडो कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, कभी फिर से मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ तुम तब तक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। सचिन जो होता है अपनी बेटी को निकाल के ले जाता है बाहर उस जगह से। बिनो और रुको भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद जो हमारी बिनो होती है वो हमारे रुको के सामने सर झुका के बैठ जाते हैं और कहती है मेरे को प्लीज माफ कर देना मेरे भाई के लिए, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी ट्रैवल तुम्हें दी है मैं उसके लिए काफी ज्यादा माफी मांगती हूँ, ऐसा वो कह रही होती है। लेकिन हमारा भाई उसे कहता है तुम्हें मेरे से कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी रुको उसे कहता है कि असल में इसमें मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को तुमसे ज्यादा जानता था। आखिर मैं उसके साथ इतने सालों से रह रहा था, मेरे को जान जाना चाहता एंड शायद मुझे 2 साल पहले रोक भी सकता था और अभी तक मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता अगर मैं लड़ता तो। लेकिन अभी तक मैं लड़ ही नहीं रहा था क्योंकि ये सोचिए कि मैं अपनी पुरानी चीजों को यादों को ताजा कर दूंगा इस चीज के कारण, और इसी के कारण वो यूडो को अभी तक नहीं हरा पाया क्योंकि वो अभी तक उतना ही स्ट्रांग है जितना वो 2 साल पहले था। और जब रोको कहता है कि अब वो जाएगा और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और हमारी बिनोई भी कहती है कि मैं भी बनूंगी स्ट्रांग ताकि मैं अपने भाई को जस्टिस दिला सकूं। तभी कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो भाई होता है बाथरूम में ये चीज याद कर रहा होता है कि कैसे अगर उसके सेंसर यानी सेजन ने हमको रिजेक्ट कर दिया ट्रेनिंग देने से क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। हमारा भाई इसी चीज को सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी बिनो आ जाती है और कहती है मेरे को वॉशरूम यूज करना, तुम यहाँ से निकल सकते हो अगर तुम्हारी मुंह दिखाई हो गई होगी तो। हमारा भाई लिविंग हॉल की तरफ जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे तो भाई एक सुंदर अप्सरा बैठी है और हमारा भाई उसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे बिन्नियो भी आ जाती है। बिन्नियो हमारे भाई को बताती है कि असल में ये अप्सरा और कोई नहीं है बल्कि एक और 12th गार्डियन में से एक है सीहरू, और उसके बाजू में एक और 12th गार्डियन है जिसका नाम है टाडा। वैसे तो ये जो है ये काफी ज्यादा फेमस नहीं है तो इसको छोड़ दो। जैसे हमारे भाई को पता चलता है हमारे सामने तो गार्डियंस बैठे हैं, वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें सिखाओ क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है एंड वो उनसे ट्रेनिंग के लिए पूछता क्या है भाई, भीख मांगने लगता है एंड इवन वो नहीं बल्कि दोनों के दोनों, और पता नहीं कैसे लेकिन भगवान की कृपा से वो लड़की मान भी जाती है और वो उन्हें बोलते हैं कि कल से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू होगी। वहीं अगले दिन की सुबह हम लोग को दिखाया जाता है इन दोनों को भेजा जाता है एक दुकान पे जो कि असल में और किसी का नहीं बल्कि कपड़ों की होती है। ट्रेनिंग के नाम पे कपड़ों की दुकान में भेजा जाता है ताकि ये अच्छी तरह से ड्रेसअप हो सके और इनका पहला टास्क यानी कि एक मिनी डेट को कर सके। असल में जो सीरू है वो इन्हें फोर्स करती है कि भाई अपने एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ। पहले तो दोनों के दोनों काफी ज्यादा वीर महसूस करते हैं लेकिन बाद में ये लोग खाना के बिना ये सब करते हैं एंड काफी ज्यादा खुश महसूस करते हैं और उसी ब्रिज के नीचे खाना खाने लगते हैं जिसके नीचे असल में ये लोग पहली बार मिले थे। ये दोनों के दोनों अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद हमारी दोनों के दोनों लड़का लड़की जो है चल जाते हैं दूसरी दुनिया में जहाँ पे देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को। अपना जो भाई होता है वो अपने अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है इन लोगों को ऐसी की तैसी करने के लिए, और हमारी बिनियो भी तैयार हो जाती है अपने सूट आर्मर को ऑन करके। दोनों अटैक करने के लिए बस तैयार ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है या फिर जो कहें कि एक बुरी चीज हो जाती है और वो ये होती है कि हमारा जो भाई है रोकू वो अपने ऊपर फिर से कंट्रोल खो देता है एंड इस बार वो हमारी यानी बियोनु पे हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि वो अपने ऊपर वो कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ला नहीं पा रहा होता है, इसीलिए हमारी जो वेन्यू अपनी एक स्पेशल स्पेल का यूज करती है जिसकी वजह से हमारा भाई जो होता है अपने ऊपर कंट्रोल वापस ला लेता है। लेकिन ये जो स्पेल होता है काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग वाला स्पेल होता है जिसकी वजह से हमारी जो बियोना होती है वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है एंड जैसे ही वो जाती है अटैक करने के लिए वो नीचे घुटनों पे आ जाती है। बियोनो के अंदर बिल्कुल ही ना के बराबर एनर्जी बची होती है, लेकिन जैसे वो लोग अटैक करने जाते हैं दोनों के दोनों हमारा भाई तो अटैक कर लेता है लेकिन हमारी जो बियोनो होती है वो अटैक बिल्कुल नहीं कर पाती, इवन अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही होती उन लोगों के सामने। पर जो अपना भाई यानी रोकू है वो जाता है और अपनी बीवी को भी बचाता है।
अब अकेले हमारा भाई तो संभाल नहीं पाएगा, इसलिए पीछे से वो 2 गार्डियंस भी आ जाती हैं, जो कि थोड़ी राहत देने वाली बात भी होती है। सायूरू और ताड़ा दोनों की दोनों वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे असल में जो सायूरी होती है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि इस बंदे की जो पावर है ये बिल्कुल अनदर लेवल है, और ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन ब्रीथिंग का यूज़ कर रही है। मतलब बंदूक ऐसे निकलती है भाई, क्या ही बताएं। मतलब भाई एक लड़की ने पूरी स्वॉर्ड पे क्लच मार दिया, एंड भाई भाई क्या ही बताएं। इतने सारे जो वहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं बस देख रहे होते हैं, तमाशा देखने आए होते हैं, एक भी बंदा अटैक नहीं कर रहा होता। और भाई ये जो लड़की होती है सायूरी, भाई ये हर तरह की जेन गन निकाल रही होती है। अभी इस लड़की के बस चले तो ये एकेएम भी निकाल देगी भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। जितनी बंदूकें भाई एक फ्री फायर में बंदा नहीं बदलता होगा, ये लड़की तो भाई उतनी जल्दी तो बस इसकी रिलोड ही होती है। मतलब ये लड़की तो अपने साथ पूरा स्टॉक लेके घूमती है, एडब्ल्यू में हो या मशीन गन, दोनों है भाई इस पे। सही बताऊं तो आखिर भाई क्या कर रही है कीड़े मकोड़े भी, मतलब अलग ही है। और ऊपर से वो जो बिल्ली वाली लड़की होती है भाई, वो तो भाई अलग ही पावर यूज कर रही होती है। हमारे बिन्नू जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हैं कि भाई ये जो लड़की है इसकी पावर के बारे में किसी को नहीं पता, पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। एंड ऑफ कोर्स क्यों है, क्योंकि ये पाद मारती है। मुझे तो लग रहा था उन लोगों के सामने हग रही होगी। अगर तुम लोग उसके पोस्ट को देखा हो तो तुम्हें पता होगा। हमारे जो बिन्नू और हमारे रोको होता है वो इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये जो एकेएम वाली बंदी है और ये पाद मार के जो दूसरों को मारने वाली लड़की है, इन लोगों की तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब एक पसीना भी नहीं आया। एंड जैसे ये लोग घर जाते हैं ये लोगों को पता चलता है कि भाई इनका पूरा घर ही बदल चुका है। इवन जो हमारी सायूरी होती है उसको ऐसे देखने के बाद हमारा जो भाई होता है उसके दिल के घंटे बजने शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब ये बंदा भूल जाता है इसके बाजू में इसकी होने वाली बीवी है। वहीं अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है हमारे बिन्नी और हमारे भाई को, जो कि अपने अगले दिन का टास्क कर रहे होते हैं, जो कि होता है कढ़ाई लगाना। क्या मतलब कपड़ों पे कढ़ाई लगाना, यही रह गया इन लोगों का काम। हमारा भाई सोच रहा होता है कि यार इससे कुछ होने भी वाला है, और हमारे बियोना होती है वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल इससे हम पेशेंस होना सीखेंगे शायद, जो तुम आजकल की फाइट में काफी ज्यादा खो रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तुम ध्यान से करना। वही हमें दिखाया जाता है हमारी जो सायूरी है वो बिल्कुल ही नौकर वाली काम करा रही है हमारे भाई से। कभी चाय मंगाना, कभी चाय के साथ बिस्कुट मंगाना, कभी कभी पूरा का पूरा नाश्ता ही लगवा देना, कुछ भी करा सकती है लड़की। ट्रेनिंग के नाम पे मजदूरी करा रही है इन लोगों से। अब अगर चाय कॉफी कम था तो अब भाई ये हमारे मेन कैरेक्टर से भाई ये कंधे की दबवा रही है, मतलब कोई सेंस है इस बात का। और जब वो कंधे दबवा रहा है तो वो लड़की कह रही है भाई तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। तभी हमारा भाई जो होता है अपने आपा खो रहा होता है, और हमारी जो लड़की सयूरी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह की ट्रेनिंग करा दूँ किसी काम की नहीं रहेगी, जब तक तुम दोनों अपने आप को एक दूसरे को मतलब अच्छी तरह से नहीं जान पाओगे। तुम लोग भले ही अपने एक दूसरे को ऐसे जानते होंगे, लेकिन क्या तुम लोग अपने एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते हो? क्या तुम एक दूसरे के मन की बात जानते हो? तभी जो बिन्नी होती है वो कहती है बिल्कुल मैं अपने इस लड़के को जानती हूँ ढंग से। और हमारी सायूरी हंसते हुए कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई खेलते एक बार हाइड एंड सीक, और अगर तुम लोगों ने मेरे को साथ में मिलकर ढूंढ दिया तो ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को सीरियसली लेना शुरू कर दूंगी और तुम्हें ढंग की ट्रेनिंग दूंगी। अब तो लौंडा कहता है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि तुमने कपड़े ऐसे पहन रखे, इतने भारी कपड़ों को तो छुपाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, वैसे भी इतने बड़े कपड़े हैं। तब ये सायूरी होती है काम जाम करना शुरू कर देती है, और हमारा भाई सोचता है कि आखिर इतनी जल्दी कैसे गायब हो जाएगी, मतलब इसे छुपने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा। लेकिन जैसे ही टाइम होता है हमारी जो लड़की सायूरी होती है बिल्कुल गायब हो जाती है। बिन्नी और रोकू दोनों को दोनों उसको ढूंढने लग जाते हैं, पूरे घर में छान मारते हैं, हर एक जगह देखते हैं। इवन गलती से हमारे बिन्नी के पास हमारे रोकू भाई की एक फैंटेसी वाली किताब भी लग जाती है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स उसे काफी ज्यादा मार पड़ने वाली है। तभी उस किताब में से एक नोट निकलता है और उसमें लिखा होता है अकेले में करा करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रोकू होता है वो बाहर चले जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। दोनों के दोनों बाहर ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर कहाँ होगी सायूरी, एंड इधर से उधर भाग रहे होते हैं। और जब ये लोग रास्ते में जा ही होते हैं इन्हें दो लड़कियां मिलती हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रही होती है कि एक लड़की तुमने क्या वो देखी, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी थी उसने। हमारा भाई उन लड़कियों के पास जाता है, उनसे पूछा है कि आखिर तुमने वो लड़की देखी कहाँ पे। एंड उन लड़कियों के कहने पे हमारा जो भाई होता है वो आ जाता है रेस्टोरेंट में देखने के लिए। वहाँ पे हमारे बिनियो को देखते हैं कि मिलती है एक कप ऑफ टी जिसपे लिपस्टिक का साइन होता है, तो ऑफकोर्स बिनियो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे आई थी। लेकिन उसके बाद जब उस बेटे से पूछते हैं तो उसे पता चलता है कि असल में सैलरी यहाँ से अभी अभी गई है, वो भी एक क्लोथिंग स्टोर पे। क्लोथिंग स्टोर वाले कहते हैं वो अभी अभी यहाँ से निकली है, और बताते हैं कि असल में वो अभी अभी एक टी शॉप में गई है। टी शॉप वाले बताते हैं अरे भैया भैया आपने क्या मिस कर दिया, अभी अभी गई है वहाँ से एक रेस्टोरेंट में। तभी जैसे वो रेस्टोरेंट में जाते हैं रेस्टोरेंट वाले कहते हैं अच्छा आप वो सायूरू के दोस्त है क्या, और थोड़ी सी उन लोगों से बातें करने लगता है। लेकिन अपना भाई कहता है अरे सीधे सीधे बता कहाँ गई है वो। लेकिन वो बंदा कहता है नहीं उनका तो पता नहीं, लेकिन वो पैसे छोड़ गई तो आप उनके पैसे देंगे। एंड ऑफ कोर्स सायूरी के पैसे भरने के बाद हमारा भाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है अरे उसे ढूंढे कहाँ। तभी दोनों को आइडिया आता है कि भाई क्या पता वो अभी वेट लॉस करने गई हो। एंड वो उसको कहता है कि सही हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इतनी सारी चीजें खा ली तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डांसिंग वांसिंग पे भी जाएगी वो। और दोनों के दोनों इस बात पे एग्री करते हैं और चले जाते हैं एक डांसिंग वाली जगह पे। एंड जैसे ही वो दोनों के दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं पीछे एक सायूरी जैसी एक लड़की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं होती एंड असल में कोई और होती है। वहां पे उन्हें एक नोट मिलता है कि तुम लोग क्लोज तो थे लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाओ। वहीं तब रास्ते में चलते चलते ये लोग सोच ही होते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे एक डाक और आ जाता है। इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं, और ये लोग अपने उस जादुई पत्ते का इस्तेमाल करते हैं एंड सीधे पहुंच जाते हैं उस पैरेलल वर्ल्ड में। दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे असल में एक ऑक्टोपस जैसा बड़ा एक दानव सा है। अभी जो ऑक्टोपस होता है ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, ऑफ कोर्स काफी ज्यादा इजी होता है इसे हराना।
हमारा जो रोको होता है वो उस डीमन को जल्द से जल्दी खत्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने उस पत्थर को उठाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन उस मोटे ऑक्टोपस में इतनी चर्बी होती है कि वो सारे के सारे उन बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा होता है और उस ऑक्टोपस को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी हमारे जो बिनियो होते हैं वो जाती है उस ऑक्टोपस पे हमला करती है, लेकिन उसके भी अटैक किसी काम के नहीं होते हैं एंड वो भी वापस आ जाती है, क्योंकि वो जितने भी उसे खास दे रही होती है वो वापस हील हो जा रहे होते हैं। एंड तभी वो ऑक्टोपस वहां पे स्मोक स्क्रीन कर देता है एंड इन दोनों को एक दूसरे दिख ही नहीं रहे होते। अब ये दोनों के दोनों अपने एक दूसरे को नहीं देख पा रहे होते हैं और अब अटैक करने में भी काफी ज्यादा झिझक रहे होते हैं कि कहीं गलती से इन लोगों ने अपने एक दूसरे को ही मार दिया तो क्या होने वाला है। वो ऑक्टोपस दोनों पे हमला करता है, लेकिन दोनों को दोनों बच जाते हैं। डिफेंस में डॉज तो कर सकते हैं, लेकिन आखिर अटैक में क्या करेंगे, क्योंकि अटैक में तो दोनों काफी दूर हैं एंड एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते। बेनियो बस सोच ही होते कि आखिर वो कैसे अटैक करे ताकि उसके रोको पे हमला ना हो जाए गलती से। लेकिन तभी ऑक्टोपस उस पे हमला करता है, लेकिन एक से तो बच जाते हैं, लेकिन उसके दूसरे अटैक से वो नहीं बच पाती और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। वहीं हमारा जो भाई होता है वो भी बाई चांस ही बच पाता है उसके अटैक से ऑक्टोपस के। तभी दोनों के दिमाग में एक सेम आइडिया आता है और वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या होगा अगर एक बंदा ऊपर अटैक करेगा और एक बंदा नीचे, जैसे कि वो लोग हमेशा करते ही हैं। लेकिन एक बंदा पहले अटैक करेगा फिर एक बंदा बाद में, ऐसे करके अटैक करेंगे तो एक ज्यादा सेफ रहेगा। दोनों दोनों अपने एक दूसरे को चार्ज कर लेते हैं एंड सीधे फिर हमला करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग करता है हमारा भाई, जो कि सीधे जाता है और एक सीधे मुक्का मारता है उस ऑक्टोपस को। बेन्यू भी जाती है और समझ जाती है कि भैया अब मेरा वक्त है, एंड वो जाती है और उस ऑक्टोपस की टांगे काटना शुरू कर देती है। दोनों काफी ज्यादा सिंक में काम कर रहे होते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है और उसके बाद दोनों को दोनों अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं और एक साथ उस गुब्बारे को फोड़ देते हैं। वहीं ऊपर से उन्हें तालियों की आवाज आती है एंड उन्हें देखने को मिलती है हमारी सायूरी, जो कि ऊपर ही खड़ी होती है, वो भी हमारी चाचा के साथ। सायूरी उन दोनों को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन करती है और कहती है काफी अच्छा काम किया तुम दोनों ने, तुम दोनों ने साथ में काम किया। और साथ ही साथ हमारा जो रुकू है उसने भी अपना बिना कंट्रोल खोए अपने आर्म के ऊपर काबू करते हुए इस बैटल को लड़ा है, तो काफी अच्छा काम किया। और सियोरी जो होती है वो उन्हें कहते हैं चलो ठीक है अब तुम लोग भी इस गेम को जीत चुके हो, तो वो उन्हें विक्ट्री देके वहां से चली जाती है। वहीं अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारी सायूरी को, जो कि असल में जा रही होती है टाइडा के साथ वापस। जाते टाइम वो बिनियो को एक नोट दे देती है जिसमें लिखा होता है एक और मैगजीन के बारे में, जो कि हमारे भाई के बेडरूम से निकली होती है ऑफ कोर्स। एंड इस चीज को देख के हमारी बिनियो बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं होती है। तभी कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो भाई होता है वो अपने हाथ के ऊपर काफी कंट्रोल पा चुका होता है एंड अब बिना कुछ अपना आपा खोए वो अपने पाव को यूज कर पाता है। हमारा भाई जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से एंड ऑफ कोर्स इस बार दोबारा अपना आपा नहीं खोना चाहता और बिन्यू को हर्ट नहीं करना चाहता दोबारा। तभी अपना जो भाई है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग पे जाता है जहाँ पे अपने वो पावर पंच का यूज करता है, वो भी बिना मोमबत्तियों को बुझाए। जब अपना भाई साहब काफी ज्यादा संतुष्ट हो चुका होता है, कहते हैं हाँ भाई अब अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो वो सोचता है कि आखिर वो कैसे यूजो को हरा सकता है। हमारे लोंडे को भी लगता है कि भाई वो जब तक अपनी फुल पावर फुल कैपेसिटी में अपना काम नहीं करेगा और अपना मतलब बेस्ट नहीं देगा, लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक वो यूजा को नहीं हरा सकता। और इसलिए उसे ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसमें अपनी फुल पावर तो यूज कर पाए, साथ ही साथ अपने अंदर कंट्रोल भी रख पाए। और तभी भाई अपना ट्रेनिंग से वापस जा रहा होता है घर पे एंड से पता चलता है कि भाई यहाँ तो भाई धुआं धुआं हो रखा है। हमारा लौंडा किचन में देखता है, उसे पता चलता है यहाँ तो बेन्यू है जो कि असल में यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज बना रही है। हमारा भाई उससे पूछा क्या कि तुम क्या बना रही हो, एंड वो बताते कि मैं कुछ एक वेजिटेबल हेल्दी चीज बना रही हूँ। हमारा भाई कहता है ऐसा क्या हेल्दी चीज बन रही है भाई जिसकी वजह से तुम्हें भी ये मास्क पहनना पड़ रहा है। हमारा भाई कहता है भाई जो भी इस चीज को खाएगा ना वो मर जाएगा, रहने दो मत पकाओ यार, और गैस की बर्बादी अलग से हो रही है। हमारी जो मेन्यू होती है बताते हैं असल के में इसके अंदर उसने सारी की सारी वेजिटेबल्स डाल दिया और साथ ही साथ उसका स्पेशल लिक्विड भी है। मेन्यू हमारे लौंडे को कहते हैं लो भाई इसे भी पियो, ये काफी ज्यादा हेल्दी है तुम्हारे लिए एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिगेन रखने में मदद करेगा। हमारा भाई उसे साफ मना कर देता है और कहते हैं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमारे बिन्यू जो होती है कहते हैं इसे पी लो एंड वो भी उसे पी के दिखाती है। हमारा लौंडा सोचता है भाई इसने पी लिया तो ऑफकोर्स मैं भी पी ही लूंगा, तो एक ट्राई वो भी मारता है, लेकिन जैसे उसे पीता है वो चीज इतनी ज्यादा कड़ी होती है कि भाई हमारा भाई बस बच्चों की तरह जमीन पे लेटने को हो रहा होता है और हमारे भाई से सहा ही नहीं जा रहा होता कि भाई ये क्या पिला दिया। तभी हमारा भाई कहता है यार तुमसे अच्छा खाना तो मैं ही बना लेता हूँ, तुम तो क्या घटिया खाना बनाते हो, मतलब क्या है ये। और बिन्नियों के खाने पानी सब चीज की वो बिल्कुल ही बेइज्जती कर रहा होता है और कहता है कि यार तुमसे अच्छा तो खाना मैं ही बना दूंगा। और बिन्नियों कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो बना दो, तुम इतना ही उड़ रहे हो ना तो बनाओ खाना, मैं भी खाऊंगी भाई। और हमारा लौंडा कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मेरे को आता है ना मैं बनाऊंगा। और वो बेनियो को बोलता है देखो अब से क्या होगा, लंच तुम बनाओगी डिनर मैं बनाऊंगा और ऐसे रोटेशन चलेगा, वरना तुम्हारा जहरीला खाना खा के तो मैं मर ही जाऊंगा। तब जो बेनियो होते कहते ठीक है फिर मैं जा रही हूँ बाहर जॉब के लिए, तुम तब तक ये काम करो और तुम खाना बना लो। एंड हमारा भाई कहता है हाँ बिल्कुल जाओ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी बेनियो को जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है, उसे याद आ रहा होता है उसके मॉम डैड के बारे में, जो कि मतलब पहले ऑफ कोर्स खाना बनाती थी, उसकी मॉम खाना भी बनाती थी, उसकी डैड के साथ लड़ने भी जाती थी एंड बाकी नॉर्मल वुमेन्स की तरह पूछती भी थी अपने हस्बैंड से कि भाई क्या खाना में पसंद करोगे भाई आज। एंड ऐसी ऐसी मेमोरीज को याद कर रही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी चीज याद करते हैं कि कैसे उसके मॉम डैड जो थे वो पूरे शहर को बचाते थे उन कीगिरा वाले मॉन्स्टर से। एंड हमारी जो
बेनियो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंस्पायर होती है अपने मॉम-डैड से और कहती है कि एक दिन वो उनकी जैसी बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे भाई को जो कि पूरे किचन का सामान लेके एक ही जगह पे बैठा हुआ होता है और एक बढ़िया-सा खाना बना रहा होता है। क्या मतलब खाना तो देखने में ठीक-ठाक लग रहा है, कम से कम बुरा तो नहीं है। लेकिन जब हमारा भाई खाना बना रहा होता है उसका कुछ ध्यान चल जाता है, उसका खाना जल जाता है, लेकिन हालाँकि वो बच जाता है जैसे-तैसे करके। हमारा भाई जैसे-तैसे करके एक कटोरी चावल बचा लेता है और बाकी बर्तन डाल देता है सिंक में ताकि कोई आए उसे धो जाए और ऑफ कोर्स वो लड़की होगी। क्या मतलब बन्नियों के लिए धोने के लिए यहाँ पे बर्तन रखती है। लेकिन तभी हमारा जो भाई होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं है? वहीं तभी हमें दिखाया जाता है शाम का सीन हो चुका होता है और हमारे जो कीना होते हैं वो बिन्नियों को कह रही होती है प्लीज़ जल्दी चलो, घर चलो वरना काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक मॉन्स्टर को इवन सेंस भी कर पा रही होती है जो कि आस-पास ही होता है। कीना हमारे बिन्नियों को बताती है असल में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन है, उसके पास जाना भी मत, वो काफ़ी बड़ा भी है और तुम्हारे लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा है तो भाई उससे पंगे मत ही लो। लेकिन बिन्नू की होती है चुल एंड वो कहती है भाई मैं तो जाऊँगी। वहीं अपना भाई जो कि उसी ब्रिज के नीचे लेके आया होता है वो एक कटोरी चावल बिन्नू को ढूँढते-ढूँढते कि भाई बिन्नू होगी यहीं आस-पास उसके साथ में बैठ के खाऊँगा। लेकिन उसे याद आता है कहीं क्या पता अगर वो जॉगिंग पे नहीं है तो ऑफ कोर्स वो किसी मॉन्स्टर को मार रही होगी और बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे जो बिन्नू होते हैं वो एक मॉन्स्टर एक कोलोसस मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है। कीना जो होती है काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है वो कहती है प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ यार ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जो हमारी बिन्नू है वो उसके सामने से नहीं हटती है एंड जैसे वो कोलोसस पे अटैक करता है वो उछलती है और जैसे-तैसे करके उस कोलोसस को मारती है लेकिन वो एकदम से फट जाता है। हमारी बिन्नू जैसी ज़मीन पे गिरी हुई होती है उसके सामने आती है एक डीमन जो कि उसे मारती है लात। पहले हमारी बिन्नू सोचती है कहीं ये कोई सोसेस तो नहीं है लेकिन बाद में जब वो उसके सामने आती है एंड उसे कहती है क्या तुम ट्विन स्टार के बारे में कुछ भी जानती हो? अगर जानते हो तो जल्द से जल्द बताओ 10 सेकंड है तुम्हारे पास एंड उसको ऑप्शन देना शुरू कर देती है। वो उसको 2 से 3 ऑप्शन देती है जिसमें वो कहती है हाँ, अगर तुम्हें पता है एंड लेकिन तुम मेरे को बताना नहीं चाहती तो फिर मैं तुम्हें मारूँगी एंड अगर तुम्हें पता है और अगर तुमने मेरे को नहीं बताया फिर भी मैं तुम्हें मारूँगी। मतलब काफ़ी अजीब-ओ-गरीब वो उसको ऑप्शंस देती है लेकिन हमारी जो हमारे व्यूअर को अपनी कुछ मेमोरीज़ याद आने लगती है पुरानी जहाँ पे उसे याद आता है कि सेम यही मतलब कुछ ऑप्शन वाला जो खेल है वो बचपन में उसके साथ हो चुका है। जब उसको उसकी मॉम और डैड के बदले ऑप्शन दिया जा रहा था और वीडियो को ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं कि क्या वो अपनी डैड को बचाएगी या फिर मॉम को बचाएगी और उसके पास 10 सेकंड होते हैं। लेकिन इस बार वो बिना कुछ सोचे समझे बस उस पर अटैक कर देती है। वो भी उसका नाम चिल्लाते हुए कैमूए। इवन वो जो डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर से मेरा नाम कैसे पता? लेकिन हमारी जो बिन्नी होती है वो उस पे हमला कर देती है। हालाँकि वो जो डीमन होते हैं वो उससे बच जाते हैं लेकिन हमारी जो बिन्नी होती है उस पे फिर से स्लाइडिंग स्पीड में अटैक करना शुरू कर देती है। हमारी बिन्नी एक अच्छा सा ओपनिंग ढूँढ रही होती है एंड तभी उस डीमन से पूछती भी है क्या तुम्हें याद है 6 साल पहले जो तूने एक्सोर्सिस्ट को मारा था? वो एक कपल थे लेकिन जैसे वो मना कर देती है उसे याद नहीं है एंड तभी हमारी जो बिन्नी होती है उस पे अटैक करती है। लेकिन एक गुस्से के चलते हमारी जो डीमन होती है उसकी तलवार तोड़ देती है और हमारी जो बिन्नी है वो काफ़ी दूर जाके गिरती है। वो डीमन बिन्नियों को कहती है कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं किया कि उसने कितने किलो पे पहले पैर रखा है। वो इतना कहते-कहते वो उसका आर्मर भी तोड़ देती है, उसकी टाँगें भी तोड़ देती है। और वो डीमन उसे बोलते हैं कि क्या तुम अपनी मॉम-डैड का बदला लेने की सोच रही थी मेरे से इतने टाइम से? अगर यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है और अगर सिर्फ़ इतना ही तुम्हें आता है तो तुम सोच लो कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगी। तभी वो जो डीमन होती है वो कहती है तो अच्छा तो अब ये बताओ कि तुम्हारे मॉम-डैड के बाद अब तुम कैसे मरना चाहोगी? एंड उसके सर पे वो पैर रख देती है और हमारी बिल्लियों को 2 ऑप्शन देती है और कहती है ये कि तुम कैसे मरना चाहोगी? अपने मॉम-डैड की तरह क्रश होना चाहोगी या फिर ज़मीन पे ही अपना सर देना चाहोगी? वहीं जो हमारे बिल्लियों होते हैं वो याद कर रहे होते हैं अपने उस फ्यूनेरल वाले दिन को जहाँ पे वो अपनी मॉम-डैड को कहती है कि वो बदला लेगी उनकी मौत का। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है एंड वहाँ पे रोना शुरू कर देती है। वो अपने ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, कहते हैं वो बिल्कुल ही यूज़लेस थी, वो कुछ भी नहीं कर पाई, इवन वो एक ढंग का काम भी नहीं कर पाई। और कैंपू का भी बस काउंटडाउन खत्म ही होने वाला होता है, तभी हमारा जो रोकू वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की को एक मुक्का मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। हमारा भाई हमारी बिन्नियों को कहता है कि देखो तुम्हें पता है ना हम एक टीम है, फिर भी तुम्हें अकेले लड़ने पे लगी रहती है। वो बिन्नियों को बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाया हूँ और इससे पहले ठंडा हो जाए चलो इसे खा लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो उस डेमन को बिना खत्म किए यहाँ से जा नहीं सकते थे और हमारे कैमू भी आती है और कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं अब मैं दोनों को मार दूंगी। लेकिन जैसे वो उन दोनों की तरफ हमला करने आ ही रही होती है, ऊपर से एक चीज़ गिरती है, उसको उसे स्टार्टिंग वाले डीमन की एंड ऑफ कोर्स इतने में टाइम मिल जाता है हमारे भाई को और वो बिन्नी को वहाँ से लेके निकल जाता है और उसके बाद कहता है चलो इस चीज़ के बारे में हायर उन लोगों को बता देते हैं। लेकिन हमारी जो बिन्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूँगी, इसे मारना है मेरे को, इससे मेरे को बदला लेना है। हमारा भाई कहता है ऑफ कोर्स हम इससे बदला लेंगे, बिल्कुल हम इसे मारेंगे, दोनों साथ में मारेंगे लेकिन अभी हमें पहले बड़े लोगों को बताना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। पर अभी जो मेन चीज़ है वो है कि सर्वाइव करना और आगे जाके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ताकि हम इसे हरा सकें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।